हेलो दोस्तों, मैं विजय झा। आपका मेरे चैनल बुक बड़ी ग्लोबल बाय विजय झा में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको ऐसे ऑडियो बुक का बुक समरी सुनाऊंगा जो आपको रोंगटे खड़े कर देगा और सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या वाकई आप सत्ता में बैठे अपने पसंदीदा भूतपूर्व या वर्तमान शासक को महान बोल सकते हैं। क्या वाकई इतिहास के ये तथाकथित महान शासक और विजेता इंसानियत के नायक थे, या सिर्फ खूनी हत्यारे? क्या उनकी महानता उनके बनाए साम्राज्यों में थी, या उन लाखों लाशों में जिन पर उन्होंने अपने सिंहासन खड़े किए? आज हम खोलेंगे इतिहास के पन्नों पर पड़ा वो पर्दा और देखेंगे असली चेहरा। खून के सिंहासन, इतिहास के झूठे स्वार्थी हत्यारे महानायक में। प्रस्तावना: इतिहास का भ्रम और विजेताओं की सच्चाई। इतिहास, यह शब्द सुनते ही हमारे मन में किताबों के पन्ने, राजा महाराजाओं की कहानियां, युद्ध के किस्से और महान नायकों की तस्वीरें उभरती हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इतिहास हमें जैसा दिखाया जाता है वैसा होता भी है? क्यों हर कहानी में विजेता को महान कहा जाता है और हारने वाले को गुमनामी में भुला दिया जाता है? क्यों सत्ता के खिलाफ बोलने वाली आवाजें हमेशा दबा दी जाती हैं? क्योंकि इतिहास वह नहीं है जो सचमुच हुआ था। इतिहास वह है जो सत्ता में बैठे लोग लिखवाना चाहते हैं। और सत्ता के पास कलम नहीं होती, उनके पास तलवार होती है। तलवार से जीते युद्ध के बाद वे अपनी कहानी को कलम से सजाते हैं, और यही सजावट अगले 1000 सालों तक सच्चाई के नाम पर पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती है। लेकिन यह सच नहीं, यह एक नकली पर्दा है जो खून, चीखों और लाशों को ढक देता है। हर युद्ध में जीतने वाला सिर्फ अपने लिए जीतता है, जनता के लिए नहीं। उसकी जीत में हजारों नहीं, लाखों जिंदगियां तबाह हो जाती हैं। औरतें विधवा हो जाती हैं, बच्चे अनाथ हो जाते हैं, बूढ़े माता पिता बेसहारा हो जाते हैं, किसान अपनी जमीन खो देते हैं और पूरे गांव राख में बदल जाते हैं। फिर भी हम किताबों में पढ़ते हैं, फला सम्राट महान था, फला योद्धा वीर था, फला शासक ने इतिहास बदल दिया। लेकिन हम भूल जाते हैं, उन्होंने यह सब कितनों का खून बहाकर किया। क्या किसी हत्यारे को सिर्फ इसलिए महान कहा जा सकता है क्योंकि उसने पूरे महाद्वीप जीत लिए? इस किताब में हम ऐसे 20 से ज्यादा महान कहे जाने वाले शासकों का असली चेहरा उजागर करेंगे। हम देखेंगे कि उनकी महानता के पीछे कितनी माताओं की गोदें उजड़ी, कितनी औरतें रोती रहीं, कितने बच्चे मलबे के ढेर पर अपने माँ बाप को ढूंढते रहे और कितने गांव भूख और बीमारी से मर गए। हम सवाल करेंगे, क्या यह सचमुच महानता है या यह खून के सिंहासन पर बैठी हुई नृशंसता है? तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, सिकंदर, महान या महाखूनी। मकदूनिया का एक युवा राजा सिकंदर, पढ़ाई में तेज, युद्ध कला में निपुण और महत्वाकांक्षा से भरा हुआ। लेकिन उसके सपने में सिर्फ एक ही चीज थी, पूरी दुनिया को जीतना। उसने बचपन से ही सुन रखा था कि वीर वही जो इतिहास में अमर हो। लेकिन अमरता पाने के लिए उसने क्या किया? उसने तलवार उठाई और एक एक देश पर चढ़ाई शुरू कर दी। युद्धों का सिलसिला ग्रीस से निकलकर पर्सिया की ओर बढ़ा। फारसियों को हराकर उनकी राजधानी जला दी। मिस्र, सीरिया, अफगानिस्तान और फिर भारत की ओर बढ़ा। जहां जहां गया, अपने पीछे लाशों का ढेर छोड़ गया। गांवों को जलाया, खेतों को रौंदा, लोगों को गुलाम बनाया। युद्ध के बाद की त्रासदी।
एक युद्ध खत्म हुआ, मैदान में सन्नाटा था। सिर्फ तोपों और तलवारों की गंध नहीं, बल्कि जलते हुए मांस की बदबू हवा में घुली हुई थी। औरतें अपने पति की लाश के पास बैठी छाती पीट रही थीं। छोटे छोटे बच्चे, जिनकी उम्र खेलने की थी, अपने पिता का हाथ हिला रहे थे, उम्मीद कर रहे थे कि शायद वो उठ जाए। बूढ़ी माएँ अपने जवान बेटों के कटे हुए सिर को गोद में रखकर चीख रही थी। विजेता सेना लूटपाट में लगी थी, सोना, अनाज, कपड़े और यहाँ तक कि औरतों को भी उठा ले जा रही थी। सैकड़ों गांवों में अब कोई नहीं बचा था, सिर्फ राख और मलबा। महानता या खून का साम्राज्य। आज हम उसे सिकंदर महान कहते हैं। लेकिन सोचिए, जिसने लाखों निर्दोषों को मार डाला सिर्फ अपने अहंकार और नाम के लिए, क्या वह सच में महान है? क्या इतिहास लिखने वालों ने कभी उन विधवाओं का नाम लिखा? उन बच्चों का चेहरा दिखाया जो भूख से मर गए? नहीं, क्योंकि इतिहास विजेता लिखता है और विजेता अपने अपराधों को विजय का नाम दे देता है। अध्याय 2, सम्राट अशोक, खून से बौद्ध धर्म तक। भारतीय इतिहास में अशोक का नाम आज धर्म सम्राट और महान के रूप में लिया जाता है। स्कूल की किताबों में हम पढ़ते हैं कि वह बौद्ध धर्म का प्रचारक था, उसने हिंसा छोड़ दी थी और उसने दुनिया को करुणा और शांति का संदेश दिया। लेकिन इन रंगीन शब्दों के पीछे एक ऐसा सच छुपा है जो किताबों में शायद ही लिखा गया हो। अशोक भी एक समय निर्दयी, रक्त पिपासु विजेता था, जिसने अपने साम्राज्य को खून की नदियों से सींचा था। कलिंग युद्ध, जब धरती ने लहू पिया। ईसा पूर्व 261, कलिंग, जो आज का ओडिशा है, एक स्वतंत्र गर्विला राज्य जिसने मौर्य साम्राज्य के अधीन होने से इनकार कर दिया। अशोक की सेना ने इसे अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया। लाखों सैनिक, हाथियों की गर्जना, घोड़ों की टापें और तलवारों की चमक, युद्ध का आगाज हो चुका था। युद्ध कई दिनों तक चला। लेकिन असली कहानी युद्ध के मैदान में नहीं, युद्ध के बाद लिखी गई। जहां खेतों में धान नहीं, बल्कि लाशें पड़ी थीं। जहां नदियों में पानी नहीं, बल्कि खून बह रहा था। मानवीय त्रासदी का चित्र। इतिहासकारों के मुताबिक कलिंग युद्ध में 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। लेकिन यह आंकड़ा केवल संख्याओं में दर्ज है, इसकी असली तस्वीर कहीं नहीं मिलती। उस दिन हजारों औरतें अपने पतियों की लाशों को गले लगाकर चीख रही थी। सैकड़ों बच्चे अपनी माओं के निर्जीव शरीर को हिला रहे थे, उम्मीद में कि वे उठ जाए। बूढ़े माता पिता अपने बेटों के शव के पास बैठकर पत्थर सी आंखों से शून्य में देख रहे थे। युद्ध के बाद बचे गांवों में भूख, बीमारी और सन्नाटा फैल गया। एक पूरा प्रदेश उजड़ गया। लोगों के घर राख बन गए, मंदिर ढह गए, खेत बंजर हो गए। अशोक का हृदय परिवर्तन, क्या यह काफी था? कहा जाता है कि युद्ध के बाद अशोक ने लाशों के ढेर देखे और उसका हृदय बदल गया। उसने हिंसा छोड़ दी, बौद्ध धर्म अपनाया और अहिंसा का प्रचार करने लगा। लेकिन सवाल यह है, क्या सिर्फ हृदय परिवर्तन से वह खून माफ हो सकता है जो उसने बहाया? क्या उन लाखों विधवाओं, अनाथों और बेघर लोगों का दर्द मिट सकता है? क्या जिन बच्चों ने भूख से अपनी आखिरी सांस ली, उन्हें यह जानकर सुकून मिला होगा कि हत्यारा अब अहिंसा की बातें कर रहा है? महानता का असली पैमाना। अशोक के बाद का जीवन चाहे कितना भी शांतिपूर्ण रहा हो, लेकिन उसके साम्राज्य की नींव कलिंग के खून पर टिकी थी। इतिहास ने उसके बाद के जीवन को महान बना दिया,
लेकिन उसके पहले के अपराधों को भूल गया। हमारे इतिहासकारों ने यह सिखाया कि वह महान था, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि उसकी महानता की कीमत कितनी जिंदगियों ने चुकाई। सच यह है कि महान वह है जो अपनी ताकत से किसी का खून न बहाए, बल्कि दूसरों को बचाए। जिसने खून की नदियां बहाईं, वह चाहे बाद में संत क्यों न बन जाए, उसके हाथों के धब्बे कभी धुल नहीं सकते। अध्याय 3 चंगेज खान, सभ्यताओं का विनाशक। दुनिया के इतिहास में शायद ही कोई नाम ऐसा हो जो क्रूरता और रक्तपात का पर्याय बन गया हो। चंगेज खान। मंगोलिया की ठंडी बंजर भूमि से उठा यह व्यक्ति सिर्फ एक योद्धा नहीं था, बल्कि मौत का तूफान था, जिसने जिस दिशा में रुख किया, वहां जीवन का अस्तित्व मिट गया। आज कुछ लोग उसे रणनीति का जीनियस कहते हैं, लेकिन उसकी महानता के पीछे जो खून की नदियां बहाई गईं, उनका हिसाब इतिहास की किताबों में कहीं नहीं है। साम्राज्य की भूख और इंसानों की बलि। तेमुजिन नाम से जन्मा चंगेज बचपन से ही कबीलाई लड़ाइयों और रक्तपात में पला बढ़ा। लेकिन जब सत्ता उसके हाथ आई, उसने मंगोल जनजातियों को एकजुट किया और पूरी दुनिया पर कब्जा करने की योजना बनाई। यह योजना कोई सपना नहीं थी, यह एक रक्त रंजित वास्तविकता थी, जिसमें इंसानों की जिंदगियां महज मोहरे थीं। युद्धों का सिलसिला और मौत का फैलाव। 1211 ई चीन की ओर चढ़ाई। शहर दर शहर, गांव दर गांव जला दिए गए। 1219 ई ख्वारज्म साम्राज्य पर हमला। लाखों लोग मारे गए, पूरे शहर मिटा दिए गए। 1221 ई बुखारा और समरकंद जैसे समृद्ध शहर राख में बदल गए। मंगोल घुड़सवार न केवल सेना को मारते थे, बल्कि नागरिकों को भी तलवार से काट डालते थे। इतिहासकार मानते हैं कि चंगेज खान और उसके उत्तराधिकारियों के हमलों में करीब 4 करोड़ लोग मारे गए। लेकिन आंकड़े ठंडी संख्याएं हैं, असली दर्द तो उन चीखों और आंसुओं में था जो हवा में घुल गए। युद्ध के बाद का भयावह दृश्य। बुखारा। शहर के बीचों बीच लाशों के ढेर लगे थे। कुत्ते और गिद्ध इंसानी शरीर नोच रहे थे। जिन घरों में कल तक बच्चों की हंसी गूंजती थी, वहां अब सिर्फ धुएं की गंध और टूटे बर्तन बचे थे। समरकंद में हजारों औरतें विधवा हो चुकी थीं। कई को मंगोल सैनिक अपने साथ ले गए, गुलामी और यौन शोषण के लिए। बच्चे, जिनकी आंखों में अभी बचपन का रंग होना चाहिए था, वे अपने माता पिता की लाश ढूंढते हुए खून से लथपथ गलियों में भटक रहे थे। सभ्यता का अंत केवल लूट और विनाश। चंगेज खान जहां जहां गया, वहां की सभ्यता का नामो निशान मिटा दिया। पुस्तकालय जला दिए गए, मंदिर ढहा दिए गए, खेतों को बंजर कर दिया गया। उसके लिए यह जीत थी, लेकिन वहां के लोगों के लिए यह पीढ़ियों तक चलने वाला दुःस्वप्न। क्या यह महानता थी? आज कुछ इतिहासकार कहते हैं कि चंगेज खान ने सड़कें बनाई, व्यापार बढ़ाया, सांस्कृतिक आदान प्रदान कराया। लेकिन यह सब उन लाखों लोगों के खून पर बना था, जिनके पास कोई विकल्प नहीं था। क्या किसी ऐसे व्यक्ति को महान कहा जा सकता है जिसने अपनी ताकत साबित करने के लिए सभ्यताओं को मिटा दिया? सच यह है, चंगेज खान ने इतिहास में अमरता पाई, लेकिन इंसानियत की नजरों में वह हमेशा एक विनाशक रहेगा। उसकी तलवार ने न केवल लोगों की जान ली, बल्कि पूरी की पूरी सभ्यताओं की आत्मा को भी मार दिया। अध्याय 4 तैमूरलंग, लाशों के शहर। दुनिया में कई हुक्मरान हुए जो युद्ध जीतने के बाद अपने नाम के पुल बनवाते हैं, महल खड़े करते हैं और सिक्कों पर अपनी तस्वीर छपवाते हैं। लेकिन एक ऐसा नाम भी है
जिसके निर्माण आज भी दहलाने वाले हैं, तैमूरलंग। वह इमारतें नहीं, लाशों के पहाड़ और कटे हुए सिरों के मीनार बनाता था। इतिहास में उसे तैमूर द लंग यानी लंगड़ा तैमूर कहा जाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि उसकी आत्मा लंगड़ी नहीं बल्कि पूरी तरह क्रूर थी। सत्ता की भूख और खूनी शुरुआत। तैमूर का जन्म 1336 में ट्रांसक्सियाना, आज का उज़्बेकिस्तान में हुआ। युवावस्था से ही उसका लक्ष्य साफ था, पूरी दुनिया को घुटनों पर लाना। लेकिन यह जीत सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि आतंक से होनी थी। उसकी रणनीति यही थी, इतना डर पैदा करो कि अगली बारी वाले शहर बिना लड़े ही हथियार डाल दे। और यह डर वह लाशों और खून से बनाता था। दिल्ली पर हमला 1398 ई। भारत उस समय दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश के हाथ में था। तैमूरलंग 90,000 घुड़सवारों की सेना लेकर दिल्ली पहुंचा। शहर के दरवाजे टूटे और फिर 1 लाख से अधिक निर्दोष नागरिकों की हत्या सिर्फ एक दिन में हुई। गलियों में इतनी लाशें थीं कि घोड़ों के खुर भी खून से लाल हो गए। मस्जिदों में खून की धार बह रही थी। औरतों को पकड़कर गुलामी और बलात्कार के लिए बांट दिया गया। दिल्ली, जो कभी समृद्ध थी, सिर्फ धुआं, राख और सन्नाटे में बदल गई। कटे सिरों के मीनार, डर का स्मारक। तैमूर जहां जहां गया, उसने एक परंपरा बना रखी थी। कैदियों के सिर काटो और उनका मीनार बनाओ। यह मीनार कोई कला नहीं बल्कि एक संदेश था, तैमूर से पंगा लोगे तो यही अंजाम होगा। एक अनुमान के अनुसार इस्लामिक दुनिया और भारत में तैमूर के हमलों में लाखों लोग मारे गए और कई शहरों की आबादी आधी रह गई। बगदाद का कत्लेआम 1401। बगदाद, जो कभी ज्ञान और संस्कृति का गढ़ था, तैमूर के निशाने पर आया। 90,000 से अधिक लोग मारे गए। पुस्तकालय, मदरसे, मस्जिदें सब राख हो गए। लाशों को नदियों में फेंक दिया गया, जिससे पानी पीने लायक नहीं रहा। बचे हुए लोग भूखमरी और बीमारियों से तड़प कर मरे। युद्ध के बाद की त्रासदी। तैमूर के पीछे सिर्फ खंडहर बचते थे। बच्चे अनाथ, औरतें विधवा, बुजुर्ग बेसहारा। गांवों में अब तक धुएं के निशान उठते रहते और जले हुए घरों से सिर्फ राख झरती थी। जो लोग बचे, उनकी आंखों में जिंदगी नहीं, सिर्फ डर बचा था। क्या यह महानता थी? आज कुछ लोग कहते हैं कि तैमूर बेहतरीन सैन्य रणनीतिकार था, लेकिन यह रणनीति इंसानियत की कब्र पर खड़ी थी। वह व्यापारी मार्ग खोलने का श्रेय लेता है, लेकिन उसके रास्ते लाशों से पाटे गए थे। कोई कैसे भूल सकता है कि तैमूर की जीत लाखों परिवारों की मौत और बर्बादी पर टिकी थी? सच यह है, तैमूरलंग सिर्फ एक योद्धा नहीं था, वह एक सुनियोजित नरसंहार मशीन था। उसकी विरासत इतिहास की किताबों में जरूर है, लेकिन उन किताबों के पन्नों से खून की गंध आती है। अध्याय 5, नेपोलियन बोनापार्ट, यूरोप का खूनी सम्राट। इतिहास की किताबों में उसे रणनीति का जीनियस, आधुनिक यूरोप का निर्माता और फ्रांस का गौरव कहा गया। लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट का असली चेहरा सिर्फ तलवार, तोप और खून के छींटों से बना था। उसके सपनों में सिर्फ एक ही चीज थी, यूरोप को अपने पैरों तले कुचलना। और इस सपने की कीमत चुकाई लाखों निर्दोष लोगों ने, जो न सैनिक थे, न शासक, बस आम इंसान थे, जिनके घर, खेत और बच्चे सब इस महत्वाकांक्षा की आग में जल गए। ग्रीक द्वीप से तानाशाही तक,
नेपोलियन का जन्म 1769 में कोर्सिका द्वीप पर हुआ। साधारण परिवार से आया यह युवक फ्रांस की सेना में शामिल हुआ और जल्दी ही अपनी चालाकी और सैन्य प्रतिभा से ऊपर चढ़ने लगा। लेकिन जैसे जैसे वह सत्ता के करीब आता गया, उसकी महत्वाकांक्षा एक लपट बनकर भड़कती गई और यह लपट पूरे यूरोप को जलाने वाली थी। यूरोप पर कब्जे की शुरुआत। फ्रांसीसी क्रांति के बाद सत्ता में आए नेपोलियन ने पूरे महाद्वीप को अपनी शक्ति का मैदान बना दिया। इटली पर चढ़ाई, जहां उसने गांव-गांव लूट मचाई। मिस्र में अभियान, जहां सांस्कृतिक धरोहरों के साथ साथ निर्दोष लोग भी मारे गए। ऑस्ट्रिया, प्रशिया और स्पेन पर लगातार युद्ध, जिसमें करोड़ों लोग युद्ध की चपेट में आ गए। हर जीत के पीछे खेतों में बिछी लाशें, जलते गांव और बच्चों के रोने की आवाजें थीं, जिन्हें इतिहास ने अक्सर रणनीति कहकर ढक दिया। स्पेन का दुस्वप्न गोरिल्ला युद्ध। 1808 में नेपोलियन ने स्पेन पर कब्जा करने की कोशिश की। स्पेन के लोगों ने गोरिल्ला युद्ध छेड़ दिया। नेपोलियन की सेनाओं ने बदले में पूरे के पूरे गांव जला डाले, महिलाओं का सामूहिक बलात्कार किया, बच्चों को तलवार से काटकर दुश्मन के बीज खत्म करने का दावा किया। स्पेन के इतिहास में यह समय पेनिनसुलर वॉर के नाम से दर्ज है, एक ऐसा दौर जिसमें इंसानियत हर दिन मरती रही। रूस अभियान, मौत का सफर। 1812 में नेपोलियन ने रूस पर हमला किया। 6 लाख सैनिक लेकर वह निकला, लेकिन जब लौटा तो सिर्फ 40,000 बचे थे। बाकी भूख, ठंड, बीमारियों और लगातार लड़ाइयों में मारे गए। पर सैनिक ही नहीं, रास्ते में जिन गांवों से सेना गुजरी, वे सब जलकर राख हो गए। खेत नष्ट, घर खंडहर, बच्चे और बूढ़े ठंड में तड़पते हुए मरे। यह युद्ध केवल नेपोलियन की हार नहीं, बल्कि यूरोप के करोड़ों लोगों की त्रासदी बन गया। नेपोलियन के युद्धों की मानवीय कीमत। इतिहासकार मानते हैं कि 1799 से 1815 के बीच नेपोलियनिक युद्धों में लगभग 60 से 65 लाख लोग मारे गए। इनमें से अधिकांश आम नागरिक थे, जो न राजनीति समझते थे न साम्राज्यवाद। वो बस इतने गुनहगार थे कि वे उस जमीन पर रहते थे जिस पर नेपोलियन की नजर थी। युद्ध के बाद का यूरोप। नेपोलियन के युद्धों के बाद यूरोप। खेतों में फसल की जगह खरपतवार उग रहे थे। शहरों की दीवारें टूट चुकी थीं। अनाथालय भर चुके थे। लाखों महिलाएं विधवा और बेसहारा हो चुकी थीं। और जो लोग बचे, उनके दिल में हमेशा यह डर रहा कि कब कोई और महान नेता आएगा और फिर से उनका जीवन लूट लेगा। क्या यह महानता थी? नेपोलियन की मूर्तियां आज भी खड़ी हैं। उसके नाम पर सड़कों और चौकों का नाम है। लेकिन यह सब भूल जाते हैं कि उसकी महानता का रास्ता बच्चों की लाशों और जलते गांवों से होकर गुजरा। किसी नेता की असली परीक्षा उसकी जीतों में नहीं, बल्कि इस बात में होती है कि उसने कितनी जिंदगियां बचाईं। और इस कसौटी पर नेपोलियन हमेशा एक खूनी सम्राट ही रहेगा। सच यह है, नेपोलियन ने यूरोप का नक्शा जरूर बदला, लेकिन उसकी असली विरासत मौत, दर्द और विनाश है। उसके लिए यह गौरव था, लेकिन लाखों परिवारों के लिए यह सिर्फ एक अंतहीन दुस्वप्न। अध्याय 6, अडोल्फ हिटलर, राष्ट्रवाद का पागलपन। इतिहास में कुछ नाम ऐसे होते हैं जिन्हें सुनते ही मन में एक सिहरन दौड़ जाती है। अडोल्फ हिटलर ऐसा ही एक नाम है, एक व्यक्ति जिसने राष्ट्रवाद के नाम पर दुनिया को सबसे भीषण युद्ध में झोंक दिया और जिसके निर्णयों ने करोड़ों इंसानों की जिंदगियां निगल ली।
कभी एक संघर्षशील चित्रकार, फिर जर्मन राजनीति का उभरता चेहरा और अंत में मानव इतिहास के सबसे बड़े नरसंहार का मुख्य अभियुक्त। सत्ता की भूख और जहरीला राष्ट्रवाद। पहला विश्व युद्ध खत्म होने के बाद जर्मनी आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक संकट में डूबा था। हिटलर ने इस निराशा को अपने प्रचार का हथियार बनाया। उसने जर्मनों को यह विश्वास दिलाया कि उनकी हर हार, हर तकलीफ, हर अपमान के पीछे एक ही दुश्मन है, यहूदी और विदेशी ताकतें। उसका राष्ट्रवाद हम बनाम वे की सोच पर टिका था, जिसमें हम यानी आर्य जाति और वे यानी बाकी सभी, जिन्हें नीच, गैरमानव या देशद्रोही माना जाता था। हिटलर की में काम्फ किताब में इस नफरत की बुनियाद रखी गई थी। वह कहता था, अगर जर्मनी को महान बनाना है तो हमें अपने दुश्मनों को मिटाना होगा। दूसरे विश्व युद्ध की आग। 1939 में हिटलर ने पोलैंड पर हमला किया और दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध में धकेल दी गई। 6 साल तक यूरोप जलता रहा, शहर बर्बाद, गांव उजड़े और इंसानियत का खून सड़कों पर बहता रहा। लंदन पर बमबारी, हजारों लोग मारे गए, रातें बमों की गूंज और आग की लपटों में डूबी रहती। सोवियत मोर्चा, सर्दियों की बर्फीली जमीन पर लाखों सैनिक और नागरिक ठंड, भूख और गोलियों से मर गए। पूर्वी यूरोप शहरों को ऐसे जलाया गया मानो वहां कभी कोई सभ्यता थी ही नहीं। होलोकॉस्ट संगठित नरसंहार का चेहरा। हिटलर का सबसे भयानक अपराध था होलोकॉस्ट, यहूदियों, रोमा, जिप्सी, विकलांगों, राजनीतिक विरोधियों और अन्य अल्पसंख्यकों का योजनाबद्ध संहार। कंसंट्रेशन कैंप ऑशविट्ज, दचाउ, ट्रेबलिंका जैसे कैंप मौत की फैक्ट्रियां बन गए। गैस चैम्बरों में एक साथ हजारों लोगों को मार दिया जाता। बच्चों को माता पिता से अलग कर दिया जाता, बूढ़ों को सीधा मौत की लाइन में भेजा जाता। लोगों के बाल तक काटकर बेच दिए जाते और उनकी हड्डियों का इस्तेमाल उद्योगों में होता। इतिहासकार मानते हैं कि केवल होलोकॉस्ट में 60 लाख यहूदी मारे गए। लेकिन इन आंकड़ों में वे चीखें, वो प्रार्थनाएं और वो मौन माताएं नहीं गिनी गईं, जो आखिरी सांस तक अपने बच्चों का हाथ पकड़े रहीं। युद्ध के बाद का मंजर। 1945 में बर्लिन खंडहर बन चुका था। गली गली में जले हुए टैंक, ढही हुई इमारतें और भूख से मरते बच्चे, यही था हिटलर के महान जर्मनी का नजारा। लाखों सैनिक और नागरिक युद्ध में मारे गए, लाखों बेघर हुए और पूरी दुनिया मानसिक और आर्थिक रूप से टूट चुकी थी। क्या यह राष्ट्रवाद था या पागलपन? हिटलर ने जिस राष्ट्रवाद की बात की, वह इंसानियत का गला घोंटने वाला राष्ट्रवाद था। उसके भाषणों में आग थी, लेकिन वह आग अपने ही लोगों को जला रही थी। उसकी महानता का दावा खून की नदियों पर बना था, जिसमें निर्दोष लोगों की लाशें तैर रही थीं। निष्कर्ष, अडोल्फ हिटलर हमें यह सिखाता है कि जब राष्ट्रवाद मानवता से ऊपर हो जाता है, तो वह सभ्यता को नहीं, बल्कि विनाश को जन्म देता है। वह हमें चेतावनी देता है कि इतिहास के पन्नों पर दर्ज यह पागलपन दोहराया न जाए, वरना इंसानियत की कब्र फिर खुद जाएगी। अध्याय 7, ब्रिटिश साम्राज्य, सभ्यता के नाम पर नरसंहार। हेलो दोस्तों, मैं विजय झा। आज हम इतिहास के उस काले अध्याय में उतरेंगे जहां सभ्यता का चोला पहनकर लूट, हत्या, भूख और अपमान का साम्राज्य स्थापित किया गया। यह कहानी केवल भारत की नहीं, बल्कि दुनिया के उन तमाम देशों की है जहां ब्रिटिश साम्राज्य ने अपने झंडे गाड़े और बदले में इंसानी लाशों के ढेर, टूटे हुए सपनों और बर्बाद हुई पीढ़ियों की विरासत छोड़ दी। ब्रिटिश साम्राज्य खुद को सभ्यता का वाहक कहता था। उनके शब्दों में वे दुनिया को शिक्षा, कानून,
और आधुनिकता दे रहे थे। लेकिन असलियत यह थी कि उनके सभ्यता के मिशन के पीछे लालच, सत्ता की भूख और एक सुनियोजित नरसंहार की योजना छुपी हुई थी। एक भारत सोने की चिड़िया से भूखे भिखारी तक। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार के नाम पर आई, तो भारत दुनिया की सबसे संपन्न अर्थव्यवस्थाओं में से एक था। बंगाल के कपड़े, गुजरात का मसाला, दक्षिण भारत के मोती और उत्तर का अनाज पूरी दुनिया में प्रसिद्ध थे। लेकिन 200 साल के ब्रिटिश शासन के बाद भारत गरीबी, भुखमरी और कर्ज में डूब गया। बंगाल का अकाल 1770 एक सुनियोजित भूखमरी। कहा जाता है कि उस अकाल में करीब 1 करोड़ लोग मारे गए। खेत सूखे पड़े थे, अनाज गोदामों में सड़ रहा था, लेकिन ब्रिटिश व्यापारी अनाज को जहाजों में भरकर इंग्लैंड भेज रहे थे। कल्पना कीजिए, एक माँ अपनी गोद में भूख से तड़पते बच्चे को पकड़े है, जिसकी आंखें सूख चुकी हैं, होंठ फट चुके हैं और सांसें बस गिनती की रह गई हैं। और सामने से ब्रिटिश अफसर हंसते हुए निकल रहा है, जैसे इंसान की जिंदगी की कोई कीमत ही न हो। 2 अफ्रीका हाथी दांत, सोना और गुलाम। अफ्रीका में ब्रिटिश साम्राज्य ने व्यापार के नाम पर इंसानों को ही माल बना दिया। लाखों अफ्रीकी पुरुष, महिलाएं और बच्चे बेड़ियों में जकड़कर गुलामी के जहाजों में ठूंस दिए गए। कई तो रास्ते में दम तोड़ देते थे और उनकी लाशें समुद्र में फेंक दी जाती थी। ब्रिटिश इतिहासकारों ने इन घटनाओं को अक्सर आर्थिक विकास कहकर छुपा दिया, लेकिन अफ्रीकी गांवों की बर्बादी, परिवारों का बिछोह और बच्चों की चीखें आज भी इतिहास की किताबों में मौन चीख के रूप में मौजूद है। 3 ऑस्ट्रेलिया एबोरिजिनल नरसंहार। ब्रिटिश जब ऑस्ट्रेलिया पहुंचे तो वहां हजारों साल पुरानी एबोरिजिनल संस्कृति फल फूल रही थी। लेकिन कुछ ही दशकों में उनकी पूरी आबादी को मिटा दिया गया। उन्हें जंगली कहा गया, उनकी जमीन छीनी गई, उनके बच्चों को जबरन माता पिता से अलग कर अंग्रेजी स्कूलों में भेजा गया ताकि उनकी भाषा और संस्कृति खत्म हो जाए। ये सिर्फ जमीन पर कब्जा नहीं था, यह आत्मा को मारने वाला नरसंहार था। 4. सभ्यता का मतलब लूट, हिंसा और अपमान। ब्रिटिश साम्राज्य का दावा था कि वे सभ्यता फैला रहे हैं, लेकिन हकीकत यह थी कि वे स्थानीय संसाधनों को लूट रहे थे, लोगों को गुलाम बना रहे थे और सांस्कृतिक पहचान मिटा रहे थे। उन्होंने भारतीय किसानों को नकदी फसल, नील, कपास, अफीम उगाने पर मजबूर किया ताकि अंग्रेजी कारखानों को माल मिल सके। उन्होंने भारत की हस्तशिल्प उद्योग को तोड़कर बेरोजगारी फैलाई। उन्होंने धार्मिक, भाषाई और जातीय विभाजन पैदा कर फूट डालो और राज करो की नीति चलाई। 5. भावनात्मक सच, पीढ़ियों की पीड़ा। ब्रिटिश साम्राज्य के बाद छूट गया दर्द सिर्फ आर्थिक नहीं था, वह आत्मसम्मान की हत्या का दर्द था। सोचिए, एक पीढ़ी जो अपने बच्चों को भूख से मरते देख रही थी, एक पीढ़ी जो अपनी भाषा बोलने से डरती थी, एक पीढ़ी जो गुलामी को अपनी किस्मत मान बैठी थी। यह वह घाव है जो आज भी कई देशों की मानसिकता में छुपा हुआ है। 6. निष्कर्ष, सभ्यता का असली चेहरा। ब्रिटिश साम्राज्य ने जो सभ्यता दी, वह दरअसल लोहे की बेड़ियां थीं जो चमकदार कागज में लिपटी हुई थी। उन्होंने दुनिया को एक साझा सबक दिया कि ताकतवर जब सभ्यता के नाम पर आता है तो उसके पीछे अक्सर खून और आंसुओं की एक लंबी धारा बहती है। दोस्तों, यह इतिहास सिर्फ गुस्सा पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि चेतावनी देने के लिए है, ताकि हम पहचान सकें कि कब कोई हमें भलाई के नाम पर हमारी पहचान छीन रहा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक,
शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अध्याय 8 हर्नान कोर्टेस, एस्टेक सभ्यता का अंत। सन 1519 वेरेक्रूज के किनारे लंगर डालते जहाज, लकड़ी की देह पर सूरज की चमक और डेक पर खड़े यूरोपीय सैनिकों की आंखों में सोने की भूख। सबसे आगे हर्नान कोर्टेस, उसके साथ बारूद, इस्पात, घोड़े, क्रॉसबो और एक अदृश्य हथियार, चेचक। मैक्सिको की झीलों पर बसी टेनोच्टिटलान, कैनालों, तैरते बागों, चिनाम्पास, बाजारों और मंदिरों का चमत्कार अपनी खुली बाहों से मेहमानों का स्वागत करती है। पर मेहमान के हाथों में मुस्कान नहीं, शिकारी की छुरी है। एक पहला संपर्क, आदर का फायदा, आस्था का शिकार। एस्टेक सम्राट मोंटेजुमा द्वितीय, एक संजीदा धार्मिक शासक, भविष्यवाणियों से घिरा। समुद्र पार से कोई आएगा और कोर्टेस ने यही भ्रम हथियार बना लिया। उपहार, शिष्टता और फिर राजधानी के बीचों बीच घुसकर राजा को बंधक। सत्ता का दिल पकड़ो, साम्राज्य जकड़ जाएगा। कोर्टेस को यह सिद्धांत भली भांति आता था। भावनात्मक दृश्य, मोंटेजुमा राजमहल की खिड़की से झील की तरफ देखता है। उसकी जनता मंदिर की सीढ़ियों पर दीप जला रही है। वहीं भीतर स्पेनी सैनिक दीवारों पर तोपों का मुहाना परख रहे हैं। एक तरफ देवताओं को भोग, दूसरी तरफ बारूद को प्यास। 2 चोलुला का नरसंहार, दहशत का प्रदर्शन। चोलुला, पवित्र नगरी। स्वागत, फूल, रस्म और अचानक दरवाजे अंदर से बंद। स्पेनी टुकड़ियां चौक में उतरती हैं। कुछ घंटों में हजारों लोग काट दिए जाते हैं, स्त्रियां, बच्चे, पुजारी। खून मंदिर की सीढ़ियों से सड़क तक उतर आता है। यह युद्ध नहीं, कंपा देने वाला संदेश था। प्रतिरोध करोगे तो ऐसा होगा। सभ्यता के दूतों ने पहला पाठ पढ़ाया, दहशत सबसे तेज घोड़ा है। 3 टोक्सकाटल हत्याकांड, पवित्र नृत्य पर तलवार। राजधानी टेनोच्टिटलान में टोक्सकाटल उत्सव, संगीत, ढोल, नृत्य। कोर्टेस अनुपस्थित, कमान पेद्रो दे अल्वारादो के हाथ। जुलूस के चरम पर, दरवाजे बंद। नर्तक गायक हथियारहीन। तलवारें निकलती हैं, सैकड़ों से हजारों तक लोग एक भी पलटवार बिना काट दिए जाते हैं। धर्मस्थल, जो प्रार्थना का घर था, मौत का कारखाना बन जाता है। भावनात्मक दृश्य, एक माँ चबूतरे की ओट में आंचल से बच्चे का मुंह दबोचती, आवाज मत करना। बाहर ढोल की जगह चीखें बज रही हैं। 4 ला नोचे त्रिस्ते, दुख भरी रात और फिर घेराबंदी। हत्या के बाद शहर भड़क उठा। कोर्टेस लौटता है, विद्रोह। जून 1520, स्पेनी और उनके साथ आए सहयोगी, विशेषकर त्लास्कालान, सोने चांदी से लदे पुल पार कर भागते हैं। झील में पुल टूटते हैं। कई स्पेनी दम तोड़ते हैं, लेकिन शहर को यह सुकून नहीं मिलता। अगले साल लौटकर कोर्टेस पूरे बदले के साथ आता है। 1521 टेनोच्टिटलान की घेराबंदी। पुल काट दिए गए, जल मार्ग रोके गए, भूख शहर में छा जाती है। मछलियां खत्म, कुत्ते खा लिए गए, चमड़े उबालकर लोग पेट भरते हैं। झील में चेचक फैल चुकी है, लाखों की आबादी टूटती जाती है। गर्मियों की दोपहरी में सड़कों पर गंध तैरती है, खून, बीमारी, सड़ते शव की। अंततः अगस्त 1521 टेनोच्टिटलान गिरता है। मंदिर ढहते हैं, टेम्पलो मेयर की सीढ़ियां खून से काली हैं। झील के मोती, फूलों के बाग राख में बदल चुके हैं। 5 अदृश्य हत्यारा,
चेचक और जनसंख्या का पतन। स्पेनियों संग आया स्मॉलपॉक्स, ऐसी महामारी जिसकी प्रतिरक्षा एस्टेक शरीरों में थी ही नहीं। युद्ध ने जो न मार पाया, बीमारी और भूख ने गणित बदल दिया। उत्सवों की जगह शव यात्राएं, मंदिरों की जगह चिता, बाजारों की जगह खामोशी। सिर्फ राजधानी नहीं, पूरे मध्य मेक्सिको में जनसंख्या कुछ दशकों में ढह जाती है। यह तलवार की एक वार से नहीं, साजिशों, रोगों और लूट की श्रृंखला से हुआ सभ्यता हत्या थी। 6. विजय के बाद संस्कृति की हत्या, आत्मा की गुलामी। शहर के नक्शे पर कोयला फेर दिया गया। मंदिर गिराए, उनकी जगह गिरजाघर और कोठियां। कोडिसेस, पांडुलिपियां जलाई गईं, हजारों वर्षों की स्मृति धुएं में उड़ गई। एनकोमिएंडा, काम की बंधन व्यवस्था में बचे खुचे लोग खदानों, खेतों में झोंक दिए गए। टेनोच्टिटलान का नाम मिटाकर मेक्सिको सिटी खड़ी की गई, जीत की इमारत, लाशों की नींव पर। भावनात्मक दृश्य। एक बूढ़ा कारीगर, जिसने पत्थर पर देवताओं के मुख उकेरे थे, राख में अपनी कला के टुकड़े ढूंढता है। उसकी उंगलियों पर सदियों की नक्काशी की स्मृति है और आंखों में एक ही प्रश्न, क्या मेरी भाषा, मेरी यादें भी जला दी जाएंगी? 7. हत्याओं का हिसाब, विजय की गिनती खून में। चोलुला नरसंहार, 1519 उदास स्माइली, कुछ घंटों में हजारों, अक्सर 3,000-6,000 के बीच के अनुमान, नागरिक मारे गए। टोक्सकाटल हत्याकांड, 1520 उदास स्माइली, पवित्र समारोह के बीच सैकड़ों से हजारों निहत थे। ला नोचे त्रिस्ते, 1520 उदास स्माइली, भगदड़ में अनेक स्पेनी मरे, इसके बाद बदले की आग ने नागरिकों को झोंका। टेनोच्टिटलान की घेराबंदी व पतन, 1521 उदास स्माइली, दसियों हजार मौतें, तलवार, भूख, महामारी और बाद की सफाई बटा लूट में। मध्य मेक्सिको की जनसंख्या, युद्ध, चेचक और शोषण के संयुक्त प्रहार से कुछ दशकों में महाविनाशकारी गिरावट, यह वह आंकड़ा है जो किसी एक दिन नहीं, पूरी पीढ़ियों को मारता है। यह स्पष्ट रहे, हर मौत कोर्टेस की तलवार से नहीं, पर उसकी चढ़ाई, दहशत, नीतियों और लाए रोग, यानी उसके अभियान की श्रृंखला से उपजी। विजय के पीछे लाखों जीवन कुचले गए, यही उसका असली बैलेंस शीट है। 8. गवाहियां जो किताबें कम लिखती हैं। माए, जिन्होंने बच्चों को गोद में लिए मंदिर की सीढ़ियां चढ़ी और नीचे खून की धार मिली। बच्चे, जिनके खिलौने नदी में बहते रहे और जिनके नाम किसी इतिहास ने नहीं लिखे। कारीगर, जिनके हाथों ने देवालय बनाए, अब वही हाथ बेड़ियों में। पुजारी बटा ज्ञानवाहक, जिनके ग्रंथ धधकते अलाव में राख हुए। इतिहास में लिखा गया, कोर्टेस ने मेक्सिको जीता। पर सच है, एक सभ्यता की हत्या हुई। 9. महानायक या कसाई। कोर्टेस को कई किताबें विजेता, रणनीतिक प्रतिभा कहती हैं। किस बात की प्रतिभा? धोखे की, भूखे शहर को घेरकर मार डालने की, पवित्र नृत्य में निहत्थों को काटने की, रोग के साथ कंधा मिलाकर जनता को सेंधने की। यदि यही महानता है, तो महानता इंसानियत की कब्र है। लेखक का कटाक्ष। विजय के मेडल पर अगर खरोंचे दिखें, तो ध्यान से देखना, वह खरोंच नहीं, सूखा हुआ खून है। और अगर कोई पूछे, कोर्टेस महान था? जवाब देना, महान नहीं, महाखूनी था, जिसने सोने के लिए एक पूरी आत्मा बेच डाली। अध्याय समापन। एस्टेक सभ्यता का अंत किसी एक तलवार की चमक से नहीं हुआ, यह लालच,
छल, महामारी और सत्ता की हवस के संयुक्त हमले से मुमकिन हुआ। टेनोच्टिट्लान के खंडहर आज भी गवाही देते हैं, विजय का झंडा अक्सर लाशों पर गाड़ा जाता है और जब हवा तेज चलती है उस झंडे से खून की बू आती है। अध्याय 9, फ्रांसिस्को पिज़ारो, इनका साम्राज्य का विनाश। दुनिया के इतिहास में कुछ नाम ऐसे हैं जिनका जिक्र आते ही गर्व या वीरता नहीं बल्कि लज्जा और घृणा का भाव जाग उठता है। फ्रांसिस्को पिज़ारो ऐसा ही एक नाम है। स्पेन का वह निर्दयी साहसी जिसने दक्षिण अमेरिका के सबसे विकसित और समृद्ध साम्राज्यों में से एक, इंका साम्राज्य, को खून और छल से मिटा दिया। इंका साम्राज्य सोने की धरती, सभ्यता का शिखर। 16वीं सदी की शुरुआत में पेरू और आसपास के क्षेत्र में फैला इंका साम्राज्य उस समय की दुनिया की सबसे व्यवस्थित और उन्नत सभ्यताओं में से एक था। प्रशासनिक चमत्कार, बिना लिखित लिपि के भी जटिल गणना और रिकॉर्ड रखने के लिए किपू नामक गांठदार रस्सियों का प्रयोग। इंजीनियरिंग कौशल, पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेती, पत्थरों के अद्भुत किले जैसे माचू पिच्चू। सामाजिक व्यवस्था, अनाज के भंडार, सामूहिक श्रम, हर नागरिक के लिए भोजन और आश्रय की व्यवस्था। और सबसे बढ़कर यह सभ्यता युद्ध की बजाय सहयोग और साझा समृद्धि पर टिकी थी। लेकिन पिज़ारो जैसे लुटेरों की आंखों में यह समृद्धि किसी चमत्कार की तरह नहीं बल्कि सोने चांदी से भरी एक खुली तिजोरी की तरह चमक रही थी। पिज़ारो का आगमन भूख सिर्फ सोने की। पिज़ारो 1476 में स्पेन में पैदा हुआ, लेकिन वह पढ़ा लिखा नहीं था। उसके पास न कोई उच्च शिक्षा, न कोई सांस्कृतिक आदर्श, बस सत्ता और धन की भूख। उसने पहले अमेरिका के कैरिबियन इलाकों में कोलंबस और अन्य कॉन्क्विस्टाडोर्स के साथ लूटपाट की। जब सुना कि इंडीज के पार एक ऐसा साम्राज्य है जहां सोना चांदी मिट्टी की तरह बिखरा है, तो उसने अपने मन में तय कर लिया उसे अपना बना लेना है, चाहे इसके लिए कितनी भी धोखाधड़ी और हत्या क्यों न करनी पड़े। कैजामार्का की धोखाधड़ी। 1532 में पिज़ारो अपने 168 सैनिकों, कुछ घोड़ों और बंदूकों के साथ पेरू पहुंचा। उस समय इनका सम्राट अताहुअल्पा और उसका साम्राज्य एक गृह युद्ध से उबर ही रहे थे, जिससे वे कमजोर थे। पिज़ारो ने शांति वार्ता के बहाने अताहुअल्पा को कैजामार्का नगर में बुलाया। सम्राट बिना हथियार के अपने हजारों अनुयायियों के साथ आया, क्योंकि वह युद्ध नहीं चाहता था। पिज़ारो ने एक स्पेनी पादरी को आगे भेजा, जिसने अताहुअल्पा को ईसाई धर्म अपनाने और स्पेन के राजा के अधीन होने का आदेश दिया। जब अताहुअल्पा ने शांत स्वर में इनकार किया और बाइबिल को एक तरफ रख दिया, तो यह अपमान पिज़ारो के लिए सिर्फ बहाना था। अचानक तोपों, बंदूकों और घोड़ों के साथ हमला हुआ। घोड़ों और बारूद से अनजान इनका सेना में अफरा-तफरी मच गई। हजारों लोगों को काट डाला गया, जबकि पिज़ारो के एक भी सैनिक को खरोंच तक नहीं आई। अताहुअल्पा को कैद कर लिया गया। सोने का लालच फिर भी वादा तोड़ना। कैद में अताहुअल्पा ने अपनी जान बचाने के लिए एक सौदा किया। वह एक कमरे को छत तक सोने से भर देगा और 2 कमरे चांदी से। इतिहासकारों का कहना है कि यह आज के हिसाब से अरबों डॉलर की कीमत का खजाना था। इनका प्रजा ने यह वादा पूरा किया। सोना, चांदी, रत्न सब लाकर पिज़ारो के सामने रख दिए। लेकिन लालच का कोई अंत नहीं होता। खजाना मिल जाने के बाद भी पिज़ारो ने अताहुअल्पा को झूठे आरोप लगाकर गला घोंटकर मार डाला। सभ्यता का विनाश। पिज़ारो ने अगले कुछ वर्षों में इनका मंदिरों और महलों को लूट लिया। हजारों कारीगरों,
किसानों और बच्चों को जबरन श्रमिक बना दिया। इनका धर्म और संस्कृति को मिटाकर चर्च और यूरोपीय कानून थोप दिए। एक सभ्यता जो सैकड़ों साल में बनी थी, कुछ ही सालों में ढह गई। पेरू के पहाड़ों में गूंजती थी कभी किपू की गणना, अब गूंजती थी जंजीरों की खनक और चीखें। अंत अपने ही हाथों मौत। विडंबना यह कि पिज़ारो का अंत भी वैसा ही हुआ जैसा उसने दूसरों के साथ किया था। 1539 में सत्ता और लूट के बंटवारे को लेकर अपने ही साथियों से उसका झगड़ा हुआ। 1541 में उसके ही पुराने साथी ने उसके घर में घुसकर उसे तलवार से मार डाला। सोने का लालच उसे उस सोने की धरती का मालिक तो बना गया, लेकिन इंसानियत और सम्मान से कोसों दूर ले गया। इतिहास का फैसला। अगर हम आज पिज़ारो को विजेता कहें, तो यह सभ्यता के खिलाफ अपराध है। वह कोई नायक नहीं था, वह लुटेरा, हत्यारा और सभ्यता का कब्र खोदने वाला था। इनका साम्राज्य का पतन हमें यह सिखाता है कि हथियार और लालच से जीते गए साम्राज्य अंततः खुद अपने ही खून में डूबकर मरते हैं। अध्याय 10 क्रूसेड्स, धर्म के नाम पर खून यात्राएं। हेलो दोस्तों, मैं विजय झा। आज हम इतिहास के उस काले अध्याय में उतरेंगे जिसे देखने पर आत्मा कांप जाती है, क्रूसेड्स यानी धर्म के नाम पर छेड़ी गई खूनी यात्राएं। कभी कभी इतिहास की किताबें इन युद्धों को धार्मिक साहस और पवित्र मिशन के रूप में चित्रित करती हैं, लेकिन जब हम इनके भीतर झांकते हैं तो हमें तलवारों की चमक के पीछे इंसानी चीखें, जलते हुए घर, लहूलुहान मैदान और बच्चों की मासूम आंखों में फैला डर दिखाई देता है। पवित्रता की आड़ में हिंसा। क्रूसेड्स का आरंभ 11वीं सदी के अंत में हुआ, जब पोप अर्बन द्वितीय ने यूरोप के ईसाइयों को यह आह्वान किया कि वे यरूशलेम और पवित्र भूमि को मुस्लिम शासन से मुक्त कराएं। पर सवाल उठता है, अगर उद्देश्य पवित्र था तो हथियार क्यों उठाए गए? क्या भगवान को पाने का रास्ता खून की नदियों से होकर गुजरता है? सच यह है कि धार्मिक आवरण में छिपा यह संघर्ष सत्ता, व्यापार और प्रभुत्व की लड़ाई भी था। यूरोपीय सामंतों को इसमें जमीन और लूट का लालच था। चर्च को इसमें अपने प्रभाव और नियंत्रण को फैलाने का अवसर दिखा। और आम जनता? उन्हें स्वर्ग और मोक्ष के वादों से इस युद्ध में झोंक दिया गया। पहली क्रूसेड, लाशों के पहाड़ और झूठी महिमा। 1099 ईस्वी में पहली क्रूसेड ने यरूशलेम पर कब्जा किया। इतिहासकार बताते हैं कि उस समय शहर में ऐसा कत्लेआम हुआ कि खून टखनों तक बहने लगा। मंदिर, मस्जिद, चर्च, कुछ भी इस हिंसा से अछूता नहीं रहा। पुरुष, स्त्रियां, बच्चे, किसी को नहीं बख्शा गया। आज जब हम सोचते हैं तो यह सवाल गूंजता है, अगर ईश्वर प्रेम और करुणा है तो यह क्रूरता किसके लिए थी? क्या खून से मिली विजय महान है? किसी भी शासक या सेनापति को महान कहने के लिए सिर्फ उसकी जीत काफी नहीं। महानता इस बात में है कि उसने जीत के बाद कैसा बर्ताव किया। क्या उसने जीवन बचाए, दुश्मनों को सम्मान दिया, शांति स्थापित की और आने वाली पीढ़ियों को नफरत नहीं बल्कि मेल मिलाप का रास्ता दिखाया? लेकिन क्रूसेड्स में हम देखते हैं कि जीत के बाद भी विनाश जारी रहा। यहाँ न तो हारने वालों के प्रति दया थी, न ही शांति की सच्ची चाह। इतिहास में महान वे कहलाए जिन्होंने तलवार रखकर कलम उठाई, घाव भरने का काम किया और टूटे हुए दिलों में भरोसा जगाया। क्रूसेड्स के विजेताओं ने इसके उलट तलवार की धार को और तेज किया। धर्म का नाम, राजनीति का खेल। इन युद्धों में धर्म का नाम सिर्फ एक नारा था, असल खेल था सत्ता का। जिन्होंने लड़ाई लड़ी
उनमें से अधिकांश यह भी नहीं जानते थे कि यरूशलेम उनके जीवन से कितना दूर है या कि वहां वास्तव में किसकी हुकूमत है। वे बस यह मान बैठे कि यह युद्ध उन्हें भगवान के करीब ले जाएगा। यह इंसान के मन पर प्रचार, अफवाह और आस्था के अंधेपन की ताकत का सबसे खतरनाक उदाहरण है। खून में डूबी पवित्र भूमि। विडंबना यह है कि जिस जमीन को पवित्र कहकर युद्ध लड़ा गया, उसी की मिट्टी में हजारों निर्दोषों का खून समा गया। इतिहास हमें बताता है, पवित्रता खून बहाने से नहीं आती, बल्कि करुणा, प्रेम और न्याय से आती है। लेकिन यह सच्चाई युद्ध के नगाड़ों और विजय के गीतों के शोर में दबा दी गई। जीत जो हार में बदल गई। अगर कोई नेता लाखों लोगों का खून बहाकर सिंहासन तक पहुंचे, तो इतिहास के पन्नों में उसका नाम जरूर लिखा जाता है, लेकिन यह नाम सम्मान से नहीं, शर्म से लिया जाता है। क्रूसेड्स ने हमें यही सिखाया, युद्ध में भले तलवार विजयी हो जाए, पर इंसानियत हार जाती है, और वह हार असली हार है। निष्कर्ष, सच्ची महानता का पैमाना। दोस्तों, अगर हम इतिहास से कोई सबक लेना चाहते हैं, तो यह कि महानता का पैमाना खून से रंगी जीत नहीं है, बल्कि वह है जो दूसरों का खून बहाए बिना भी शांति और सम्मान जीत ले। क्रूसेड्स का हर पन्ना हमें चेतावनी देता है, जब धर्म के नाम पर तलवार उठती है, तो भगवान कहीं नहीं मिलते, सिर्फ कब्रिस्तान बढ़ते हैं। अगर आपको यह अध्याय पसंद आया हो, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपको ऐसे ही इतिहास के छुपे सच और भावनात्मक कहानियां सुनाते रहें। अध्याय 11, जापानी साम्राज्यवाद और नानकिंग का नरसंहार। हेलो दोस्तों, मैं विजय झा आपका स्वागत करता हूं इस इतिहास यात्रा में, जहां हम मानव सभ्यता के उन काले पन्नों को पलटेंगे जिन्हें पढ़ते हुए दिल कांप उठता है। आज हम बात करेंगे जापानी साम्राज्यवाद और नानकिंग के नरसंहार की, एक ऐसा अध्याय जिसमें इंसानियत को शर्मसार करने वाले अत्याचार, सत्ता की भूख और निर्दयी सत्ता लालसा की पराकाष्ठा दिखती है। जापानी साम्राज्यवाद, सत्ता की भूख का चरम। 20वीं सदी की शुरुआत में जापान ने तेजी से औद्योगिक और सैन्य शक्ति हासिल की। यह प्रगति अपने आप में बुरी नहीं थी, लेकिन समस्या तब शुरू हुई जब यह शक्ति केवल रक्षा नहीं, बल्कि विस्तार और प्रभुत्व के लिए इस्तेमाल होने लगी। जापानी साम्राज्यवाद का असली चेहरा तब दिखा जब उसने पड़ोसी देशों पर कब्जा करना शुरू किया, कोरिया, मंचूरिया और फिर चीन। जापान के शासकों के लिए यह केवल भूराजनीतिक विस्तार नहीं था, बल्कि श्रेष्ठता के अहंकार को स्थापित करने का प्रयास था। वे मानते थे कि उनका राष्ट्र बाकी एशिया पर शासन करने का हकदार है। लेकिन इतिहास गवाह है, कोई भी राष्ट्र महानता उस दिन खो देता है जब वह अपने पड़ोसियों को मिटाकर खुद को ऊंचा साबित करना चाहता है। चीन पर आक्रमण और नानकिंग का पतन। 1937 में चीन और जापान के बीच दूसरा सीनो-जापानी युद्ध छिड़ा। उसी वर्ष दिसंबर में जापानी सेनाएं चीन की तत्कालीन राजधानी नानकिंग, नंजिंग में दाखिल हुई। नानकिंग की जनता शायद सोच भी नहीं सकती थी कि आने वाले हफ्तों में उनके शहर पर कैसी भयावह आपदा आने वाली है। जापानी सेना का उद्देश्य सिर्फ सैन्य विजय नहीं था, वे चीन के मनोबल को तोड़ना चाहते थे। और इस उद्देश्य के लिए उन्होंने जो रास्ता चुना, वह किसी भी सभ्य समाज के लिए असहनीय था। नानकिंग का नरसंहार, इंसानियत का सबसे काला पन्ना। नानकिंग में 6 हफ्तों तक ऐसा आतंक फैला जिसकी कल्पना मात्र से रूह कांप जाती है। लगभग 3 लाख लोग, जिनमें बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं भी शामिल थीं, निर्दयतापूर्वक मार डाले गए। हत्या का तांडव।
लोगों को पकड़ पकड़ कर कतार में खड़ा किया जाता और मशीन गनों से गोलियों की बौछार कर दी जाती। कईयों को जिंदा दफना दिया गया। सैनिक इसे एक खेल की तरह करते, कौन जल्दी ज्यादा सिर काट सकता है, इस पर प्रतियोगिता होती। महिलाओं पर अत्याचार। लगभग 20,000 से 80,000 महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, यहाँ तक कि 7-8 साल की बच्चियों और 70 साल की वृद्धाओं तक को नहीं छोड़ा गया। कई महिलाओं को बलात्कार के बाद मार डाला गया। मानवता की पराजय। जो लोग घायल थे उन्हें बिना दवा और बिना पानी के तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिया गया। लाशें गलियों, घरों और नदी किनारों पर सड़ने लगी। शहर की हवा खून और सड़न की गंध से भर गई। क्रूरता का सवाल। क्या यह विजय थी? क्या यह गौरव था? नहीं, यह शक्ति का सबसे बुरा रूप था। जापानी शासन भले ही इतिहास में सैन्य सफलता का दावा करे, लेकिन नानकिंग में जो हुआ उसने यह साबित कर दिया कि सिर्फ युद्ध जीतने से कोई महान नहीं बनता। महानता इस बात में है कि आप कमजोरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। जापानी जनरल और सैनिक शायद मानते थे कि डर और आतंक से वे चीन को झुका देंगे, लेकिन इतिहास ने उन्हें निर्दयी हत्यारे के रूप में दर्ज किया। नानकिंग का नाम हमेशा इस नरसंहार के साथ जुड़ा रहेगा। मानवता के लिए यह एक चेतावनी है कि सत्ता की अंधी भूख इंसान को राक्षस बना देती है। मानवता का सबक। नानकिंग का नरसंहार हमें यह सिखाता है कि किसी भी युद्ध में असली विजेता वह है जो अपनी मानवता को बचाए रखे। जो शासक अपने ही हाथों को मासूमों के खून से रंग लेता है, वह अंततः अपने ही राष्ट्र के भविष्य को कलंकित कर देता है। आज भी जब हम उस दौर की तस्वीरें, गवाहों की गवाही और लेख पढ़ते हैं तो दिल कांप जाता है। हमें याद रखना होगा, सभ्यता केवल विज्ञान, हथियार और इमारतों से नहीं बनती। सभ्यता बनती है दया, न्याय और करुणा से। अध्याय का समापन वाक्य, यूट्यूब शैली। अगर आपको यह कहानी सोचने पर मजबूर करती है तो इसे और लोगों तक पहुंचाइए, ताकि हम सब यह समझ सकें कि युद्ध की असली कीमत सिर्फ जमीन नहीं, बल्कि इंसानियत का खून होता है। अध्याय 12, जोसेफ स्टालिन, भय और खून से भरा साम्राज्य। हेलो दोस्तों, मैं विजय झा और आज हम आपको लेकर चल रहे हैं 20वीं सदी के उस अंधेरे गलियारे में जहां सत्ता का सिंहासन खून, डर और दमन की नींव पर खड़ा था। यह है कहानी जोसेफ स्टालिन की, वह व्यक्ति जिसने सोवियत संघ को औद्योगिक ताकत तो बनाया, पर उसकी कीमत थी लाखों जिंदगियों का अंत, अनगिनत आंसू और एक पूरे समाज में फैला हुआ डर। गरीबी से क्रेमलिन तक का सफर। स्टालिन का जन्म 1878 में जॉर्जिया के एक गरीब परिवार में हुआ। बचपन से ही उनका जीवन कठिनाइयों से भरा था। पिता एक शराबी मोची और माँ एक गहरी धार्मिक महिला जो चाहती थी कि उनका बेटा पादरी बने। लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही लिखा था। कम उम्र में ही स्टालिन ने क्रांति के विचारों को अपनाया और बोल्शेविक आंदोलन में शामिल हो गए। उनकी ठंडी नजरों और चुपचाप योजनाएं बनाने की आदत ने उन्हें जल्द ही लेनिन का भरोसेमंद साथी बना दिया। पर यह भरोसा आगे चलकर खतरनाक रूप से बदलने वाला था। सत्ता की सीढ़ियों पर 1924 में लेनिन की मृत्यु के बाद सोवियत सत्ता के गलियारों में संघर्ष शुरू हुआ। ट्रॉट्स्की, जिनोविएव, कामेनेव सभी दिग्गज नेता थे, पर स्टालिन ने चतुराई, चालाक राजनीति और निर्दयी रणनीतियों से एक एक कर सभी को रास्ते से हटा दिया। यह कोई सामान्य सत्ता हस्तांतरण नहीं था, यह खामोश खून खराबा था, जहां विरोधियों को या तो निर्वासन मिला
या जेल या मौत। लोहे की मुट्ठी से शासन। स्टालिन का सपना था सोवियत संघ को एक औद्योगिक महाशक्ति बनाना। इसके लिए उन्होंने 5 ईयर प्लान शुरू किए जो उत्पादन और उद्योग में चमत्कारिक वृद्धि लेकर आए। पर इसके पीछे छुपा था किसानों से जबरन अनाज छीनना, लाखों लोगों को मजदूरी के नाम पर गुलामी में झोंकना और विरोध करने वालों को गुलाग नामक श्रम शिविरों में भेज देना, जहां से लौटकर आना लगभग नामुमकिन था। भय का साम्राज्य। 1930 के दशक में स्टालिन ने ग्रेट पर्च चलाया, एक भयावह सफाई अभियान जिसमें सेना, पार्टी और यहाँ तक कि आम नागरिक भी निशाने पर थे। किसी पर शक हुआ कि वह राज्य का दुश्मन है, बस गिरफ्तारी, यातना और फिर गोली। अदालतें महज औपचारिक थीं, फैसले पहले ही लिखे जाते थे। एक पूरे देश में ऐसा माहौल था कि लोग अपने पड़ोसियों से भी डरने लगे। यह डर इतना गहरा था कि बच्चे तक अपने माता पिता पर राजद्रोह का आरोप लगा देते थे, क्योंकि उन्हें यही सिखाया गया था कि राज्य सर्वोपरि है, परिवार नहीं। द्वितीय विश्व युद्ध और लोहे का आदमी। जब 1941 में हिटलर ने सोवियत संघ पर हमला किया, स्टालिन शुरुआत में हतप्रभ रह गए, लेकिन जल्द ही उन्होंने पूरे देश को युद्ध के लिए संगठित किया। स्टालिनग्राद की लड़ाई सोवियत इतिहास का सबसे निर्णायक मोड़ बनी। यहाँ सोवियत सेना ने नाजी जर्मनी की कमर तोड़ दी। युद्ध जीतने के बाद स्टालिन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर महाशक्ति के नेता बनकर उभरे। पर यह भी सच है कि उनकी जीत के पीछे सैनिकों और नागरिकों की बेहिसाब कुर्बानियां थीं, जिन्हें उन्होंने कभी निजी महत्व नहीं दिया, क्योंकि उनके लिए व्यक्ति नहीं, राष्ट्र ही सब कुछ था। एक तानाशाह का अंत। 1953 में स्टालिन की मौत हुई, लेकिन उनके शासन के घाव अभी भी सोवियत जनता के दिलों में ताज़ा थे। उनकी मृत्यु के बाद धीरे धीरे यह सच सामने आया कि औद्योगिक प्रगति और युद्ध जीतने की चमक के पीछे कितने निर्दोष लोग मारे गए, कितनी जिंदगियां तबाह हुईं और एक पूरे राष्ट्र की आत्मा को भय ने जकड़ लिया था। इतिहास का फैसला। स्टालिन का नाम सुनते ही आज भी कुछ लोगों की आंखों में गर्व झलकता है, क्योंकि उन्होंने देश को महाशक्ति बनाया। पर वहीं लाखों परिवार ऐसे हैं जिनके लिए स्टालिन सिर्फ खून, आंसू और डर का दूसरा नाम है। वह एक ऐसा नेता था जिसने लोहे की मुट्ठी से साम्राज्य तो खड़ा किया, लेकिन उस साम्राज्य की नींव इंसानी हड्डियों पर रखी गई थी। दोस्तों, इतिहास में ऐसे नाम भी दर्ज हैं जो अपने समय में विजेता कहलाएं, परंतु उनके पीछे छिपा सच इतना अंधकार में था कि उसे सुनकर आत्मा कांप उठे। जोसेफ स्टालिन, सोवियत संघ का वह नेता जिसकी सत्ता लोहे के हाथों में थी, लेकिन जिसमें करुणा का नामो निशान नहीं था। कहा जाता है कि उसने अपने देश को औद्योगिक शक्ति बनाया, युद्धों में जीत दिलाई और सोवियत संघ को विश्व शक्ति के पटल पर खड़ा किया। पर क्या यही पर्याप्त है किसी को महान कह देने के लिए? क्योंकि जब हम पर्दा उठाते हैं तो पीछे हमें दिखाई देता है भूख से मरते करोड़ों किसान, जेलों और श्रमिक शिविरों में सड़ते निर्दोष लोग और डर के साए में जीती पूरी की पूरी पीढ़ी। स्टालिन ने अपनी सत्ता के लिए लाखों अपने ही देशवासियों का खून बहाया। महान शब्द का अर्थ तो होता है दया, न्याय और मानवता से भरा होना, लेकिन यहाँ महानता की जगह एक लोहे की निर्दयी पकड़ और रक्त रंजित शक्ति दिखाई देती है। विजेता वह होता है जो युद्ध जीत ले, लेकिन महान वह होता है जो मनुष्यों के दिल जीत ले। स्टालिन ने जमीनें जीतीं, उद्योग खड़े किए, लेकिन दिल खो दिए। याद रखिए,
इतिहास में जो लोग केवल डर के बल पर टिकते हैं, उनकी विरासत पत्थरों में तो रह जाती है, लेकिन इंसानों के दिलों में नहीं। महानता का पैमाना केवल जीत नहीं, बल्कि जीवन देने की क्षमता है। स्टालिन ने जीत दी, लेकिन जीवन छीन लिया, और यही उसे महान की श्रेणी से बाहर कर देता है। सच यह है, विजेता अपनी तलवार के लिए जाना जाता है, महान अपनी आत्मा के लिए। स्टालिन के पास तलवार थी, पर आत्मा नहीं। दोस्तों, यह थी जोसेफ स्टालिन की कहानी, एक ऐसा व्यक्तित्व जो आज भी इतिहास में बहस और विवाद का विषय है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम अगली कड़ी में फिर मिलेंगे, एक और महान और कभी कभी भयावह व्यक्तित्व की कहानी लेकर। तब तक सीखते रहिए, सोचते रहिए। अध्याय 13, माओ जेडोंग, सांस्कृतिक क्रांति का रक्तपात। चीन 20वीं सदी का वो देश जिसने आधी सदी में युद्ध, अकाल, क्रांति और दमन सब कुछ झेला। और इस पूरी उथल पुथल के केंद्र में था एक नाम, माओ जेडोंग। चीन के इतिहास में माओ को आज भी महान नेता कहकर पुकारा जाता है, लेकिन जब हम उनके शासन के काले पन्ने पलटते हैं, तो वहां सिर्फ लाल रंग दिखता है। वो लाल जो जनता के लहू से आया था। एक किसान का बेटा जिसने सम्राटों से भी बड़ा साम्राज्य बनाया। माओ का जन्म 1893 में हुनान प्रांत के एक किसान परिवार में हुआ। बचपन में गरीबी और सामंती व्यवस्था ने उनके भीतर विद्रोह का बीज बो दिया। युवावस्था में वह क्रांतिकारी बने, मार्क्सवाद अपनाया और अंततः कम्युनिस्ट पार्टी के नेता बनकर उभरे। 1949 में उन्होंने चीनी गृह युद्ध जीतकर राष्ट्रवादी ताकतों को ताइवान खदेड़ दिया और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की। यहीं से शुरू हुआ वो लाल साम्राज्य, जिसका ताज सत्ता का नहीं, बल्कि खून का था। महान छलांग, एक छलांग मौत की तरफ। 1958 में माओ ने ग्रेट लीप फॉरवर्ड, महान छलांग योजना शुरू की। उद्देश्य था चीन को औद्योगिक और कृषि महाशक्ति बनाना। लेकिन असलियत, कृषि उत्पादन के आंकड़े झूठे दिखाए गए। किसानों को अपने खेत छोड़कर इस्पात गलाने में लगा दिया गया और अनाज का जबरदस्ती निर्यात हुआ, जबकि गांव भूखे मर रहे थे। परिणाम 1959 से 1961 के बीच इतिहास का सबसे बड़ा मानव निर्मित अकाल, जिसमें अनुमानतः 4 से 5 करोड़ लोग मारे गए। सोचिए, एक नेता अपने ही देश के लोगों को भूखा मारता रहा, सिर्फ अपनी नीतियों की सफलता का ढोल पीटने के लिए। क्या यह जीत थी या सामूहिक हत्या? सांस्कृतिक क्रांति, सत्ता के लिए जनता का इस्तेमाल। 1966 में माओ ने सांस्कृतिक क्रांति शुरू की। बाहरी तौर पर इसका मकसद था चीन को पुरानी सामंती और पूंजीवादी सोच से मुक्त करना। लेकिन असल मकसद सत्ता में अपनी पकड़ मजबूत करना और अपने विरोधियों को मिटा देना। माओ ने युवाओं को रेड गार्ड के नाम पर संगठित किया। उन्हें यह सिखाया कि जो भी माओ का विरोध करे, वह क्रांति का दुश्मन है। परिणामस्वरूप शिक्षकों को उनके ही छात्रों ने पीट पीट कर मार डाला। विद्वानों को सड़कों पर अपमानित किया गया, घर जला दिए गए। लाखों लोग बिना किसी अपराध के जेलों और श्रम शिविरों में भेजे गए। ऐतिहासिक स्मारक, पुस्तकालय और सांस्कृतिक धरोहरें नष्ट कर दी गईं। और इन सब के पीछे माओ सत्ता के सिंहासन पर बैठकर जनता की इस अंधी वफादारी का आनंद ले रहे थे। राष्ट्रवाद का मुखौटा, क्रूरता का चेहरा।
माओ ने हमेशा अपने कदमों को राष्ट्रवाद और जनता के उत्थान के नाम पर सही ठहराया। उन्होंने लोगों को यह विश्वास दिला दिया कि चाहे लाखों मारे जाएं, लेकिन अगर यह राष्ट्र के भले के लिए है तो यह बलिदान उचित है। यह वही खतरनाक सोच है जो हर तानाशाह में होती है, देश के नाम पर इंसानियत का कत्ल। चाहे वह स्टालिन हो, हिटलर या माओ। जब सत्ता और अहंकार मिलते हैं तो इंसान एक ऐसा दैत्य बन जाता है जो अपने ही लोगों को निगल जाता है। खामोश आंकड़े, चीखती हकीकत। आज भी चीन के आधिकारिक इतिहास में ग्रेट लीप फॉरवर्ड और सांस्कृतिक क्रांति को उतनी ही चमकदार भाषा में लिखा जाता है जितनी किसी विजय गाथा को। पर गांवों के खंडहर, भूख से सूखे शव और डर से कांपते बुजुर्ग, ये सब चीख चीख कर कहते हैं कि यह महानता नहीं, यह नरसंहार था। माओ की नीतियों के कारण मरने वालों का कुल आंकड़ा 7 से 8 करोड़ के बीच बताया जाता है, यानी पूरी जर्मनी या फ्रांस की आबादी जितने लोग गायब। इतिहास का न्याय। माओ को आज भी चीन में आधिकारिक रूप से महान नेता कहा जाता है। उनके चित्र नोटों पर छपे हैं और उनके मकबरे में लाखों लोग श्रद्धांजलि देने जाते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि उनकी महानता की इमारत भूख, दमन और मौत की ईंटों से बनी थी। अगर कोई नेता अपने ही देश के करोड़ों निर्दोष नागरिकों की जान लेकर सत्ता में बना रहता है तो वह विजेता नहीं, वह सबसे बड़ा हत्यारा है। माओ की कहानी हमें यह सिखाती है, जब सत्ता का अहंकार इंसानियत से बड़ा हो जाता है तो नेता चाहे कितनी भी जीत हासिल कर ले, वह इतिहास में अमर तो होता है, लेकिन सम्मान के साथ नहीं, बल्कि खून के दागों के साथ। अध्याय 14, बेनिटो मुसोलिनी, फांसीवाद का लोहे का शिकंजा। 20वीं सदी की शुरुआत। यूरोप युद्ध के मलबे पर बैठा था। इटली, जो प्रथम विश्व युद्ध में विजेता देशों के साथ था, खुद को विजेता मानने के बावजूद अपमान और असंतोष में डूबा हुआ पाया। गरीबी, बेरोजगारी, राजनीतिक अस्थिरता, इन हालातों ने एक ऐसे व्यक्ति के लिए रास्ता बनाया जिसने जनता के गुस्से को अपने सत्ता के ईंधन में बदल दिया। उसका नाम था बेनिटो मुसोलिनी। एक पत्रकार से तानाशाह तक। मुसोलिनी शुरुआत में एक पत्रकार और समाजवादी थे, लेकिन जल्द ही उन्होंने महसूस किया कि जनता के डर और राष्ट्रवाद को भड़काकर सत्ता हासिल करना आसान है। 1919 में उन्होंने फांसी आंदोलन शुरू किया। काले कपड़े पहने गैंग जो विरोधियों को सड़कों पर पीटते, डराते और चुप कराते थे। 1922 में मार्च ऑन रोम के जरिए उन्होंने राजा विक्टर एमेनुएल III को मजबूर कर दिया कि उन्हें प्रधानमंत्री बना दे। यह था वह पल जब लोकतंत्र का दरवाजा बंद हुआ और फांसीवाद का लोहे का दरवाजा खुल गया। फांसीवाद, राष्ट्रवाद का जहर। मुसोलिनी का फांसीवाद राष्ट्रवाद को चरम पर ले जाता था। उन्होंने जनता के मन में यह बैठा दिया कि इटली महान है, लेकिन उसके दुश्मन अंदर और बाहर हमारी प्रगति रोक रहे हैं। और यह दुश्मन कौन थे? राजनीतिक विपक्षी, यहूदी समुदाय, मजदूर संघ, स्वतंत्र प्रेस। मुसोलिनी ने आजादी को दुश्मनी का पर्याय बना दिया। जो उनकी विचारधारा से असहमत था वह देशद्रोही कहलाता और उसका अंत या तो जेल में या मौत में होता। सत्ता के लिए युद्ध का नशा। मुसोलिनी को लगता था कि युद्ध ही एक राष्ट्र को महान बनाता है। 1935 में उन्होंने इथियोपिया पर हमला किया, एक छोटा गरीब देश जो इटली की औपनिवेशिक महत्वाकांक्षाओं के रास्ते में था। वहां इटली ने रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किया,
गांवों को जला दिया और हजारों निर्दोष नागरिकों का कत्लेआम किया। यह सिर्फ कब्जा नहीं था, यह डर और दमन का प्रदर्शन था, ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि इटली शक्तिशाली है। लेकिन क्या यह शक्ति थी, या मानवता के गले पर रखा एक तेज चाकू? हिटलर का साथी, मौत का सौदागर। 1930 के दशक के अंत में मुसोलिनी ने अडोल्फ हिटलर से हाथ मिला लिया। द्वितीय विश्व युद्ध में उन्होंने नाजी जर्मनी के साथ गठबंधन किया। इस गठबंधन का मतलब था युद्ध, विनाश और लाखों लोगों की मौत। इटली ने ग्रीस, अल्बानिया और अफ्रीका में सैनिक भेजे। हर जगह कब्जे के साथ आया दमन, सामूहिक हत्या और निर्दोषों का खून। और जब इटली के यहूदी समुदाय पर नाजी कानून लागू हुए, तो मुसोलिनी की सरकार ने उन्हें अपने ही देश में कैद कर दिया और कई को मौत के शिविरों में भेज दिया। एक नेता जो अपने ही नागरिकों को बचाने की बजाय उन्हें मौत के मुंह में धकेल दे, क्या उसे महान कहा जा सकता है? सत्ता का अहंकार और अंत। 1943 में जब युद्ध इटली के खिलाफ मुड़ गया, तो मुसोलिनी की सरकार ढहने लगी। राजा ने उन्हें सत्ता से हटा दिया, लेकिन हिटलर ने उन्हें बचाकर एक कठपुतली शासक बना दिया। 1945 में जब युद्ध समाप्ति के करीब था, मुसोलिनी स्विट्जरलैंड भागने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया। उन्हें और उनकी प्रेमिका क्लारा पेटाची को गोली मार दी गई और उनके शव मिलान के एक चौक पर उल्टा लटकाकर लोगों के सामने रखा गया। वो भीड़ जो कभी उनके लिए दूचे दूचे नेता के नारे लगाती थी, अब उनके शव पर थूक रही थी। विजेता नहीं, हत्यारा। मुसोलिनी ने इटली को महान बनाने का वादा किया, लेकिन पीछे छोड़ा टूटे हुए शहर, भूखी और डरी हुई जनता, हजारों सैनिकों की लाशें और युद्ध के दाग जो आज तक नहीं मिटे। इतिहास की किताबों में मुसोलिनी का नाम तानाशाह के रूप में दर्ज है। लेकिन जब तक हम यह नहीं मानेंगे कि उनके विजय अभियान असल में मानवता के खिलाफ अपराध थे, तब तक हम सच से मुंह मोड़ते रहेंगे। क्योंकि कोई भी शासक जो अपने अहंकार और सत्ता की भूख के लिए लाखों निर्दोषों का खून बहाए, वो महान नहीं, वो सिर्फ खून का सौदागर है। अध्याय 15। विंस्टन चर्चिल, भूख से मरे लाखों भारतीय। दुनिया के इतिहास में कुछ चेहरे ऐसे हैं जिन्हें पश्चिम ने नायक बना दिया, जबकि उनके हाथ निर्दोषों के खून से रंगे थे। विंस्टन चर्चिल, ब्रिटेन का वह प्रधानमंत्री जिसे अक्सर द्वितीय विश्व युद्ध का महान नेता कहकर महिमा मंडित किया जाता है। लेकिन भारत की धरती और खासकर बंगाल की मिट्टी उसकी महानता का असली चेहरा जानती है। एक ऐसा चेहरा जिसने सत्ता और युद्ध की जीत के लिए लाखों भूखे, पीड़ित भारतीयों को मौत के घाट उतार दिया। एक साम्राज्यवादी अहंकार। चर्चिल ब्रिटिश साम्राज्यवाद का सबसे कट्टर समर्थक था। उसके लिए ब्रिटेन का साम्राज्य सभ्यता का उपहार था, जबकि हकीकत में वह उपहार नहीं, लूट का औजार था। भारत जैसे देशों को वह ब्रिटेन के आर्थिक और राजनीतिक गुलाम मानता था। उसकी नजर में भारतीयों की जिंदगी का मूल्य सिर्फ उतना था जितना वे ब्रिटिश युद्ध मशीन के लिए काम कर सकते थे। 1943 बंगाल का काल। द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। ब्रिटेन अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा था और चर्चिल प्रधानमंत्री के रूप में युद्ध जीतने के मिशन में था। उसी समय 1943 में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा। बारिश कम थी, लेकिन असली तबाही ब्रिटिश नीतियों ने की।
ब्रिटेन ने भारत से धान और अनाज की भारी खेप यूरोप और युद्ध मोर्चे पर भेज दी। चावल की जमाखोरी और कीमतों में बढ़ोतरी को रोकने के लिए कुछ नहीं किया। यहाँ तक कि भारत में मौजूद अनाज के भंडार को ब्रिटिश सैनिकों के लिए सुरक्षित रखा गया, जबकि स्थानीय लोग भूख से मर रहे थे। परिणाम, लगभग 30 लाख लोग भूख, कुपोषण और बीमारियों से मर गए। गांवों में लोग पेड़ की छाल और घास खाकर जीने की कोशिश कर रहे थे। सड़क किनारे हड्डियों का ढांचा बने लोग दम तोड़ रहे थे। माँ अपने भूख से मरे बच्चों को गोद में लिए रोते रोते खुद भी मौत के हवाले हो रही थी। चर्चिल की क्रूरता। जब बंगाल के लोग मर रहे थे, भारत के नेता और ब्रिटेन के कुछ अधिकारी चर्चिल से मदद की गुहार लगा रहे थे, लेकिन उसका जवाब था, अगर भारत में अकाल है तो यह उनकी अपनी गलती है। वे खरगोशों की तरह प्रजनन करते हैं। यह सिर्फ असंवेदनशीलता नहीं थी, यह मानवता के खिलाफ अपराध था। इतिहासकारों के मुताबिक चर्चिल ने जानबूझकर ऑस्ट्रेलिया और अन्य उपनिवेशों से आने वाला अनाज भारत भेजने से मना किया, जबकि वह अनाज गोदामों में पड़ा सड़ रहा था। उसका तर्क था, युद्ध में हमारी प्राथमिकता ब्रिटिश सैनिक हैं, भारतीय नहीं। महान या हत्यारा। ब्रिटेन में चर्चिल की छवि एक देश को बचाने वाले नेता की है, जिसने नाजियों से लोहा लिया। लेकिन बंगाल के लाखों मरे हुए चेहरे पूछते हैं, क्या वह आदमी जिसने लाखों निर्दोषों को भूखा मरने दिया, सिर्फ इसलिए महान कहलाएगा क्योंकि उसने युद्ध जीता? अगर किसी नेता की जीत की कीमत लाखों निर्दोषों की जान हो, तो वह जीत विजय नहीं, बल्कि हत्या का उत्सव है। भारत की गवाही। आज भी बंगाल के गांवों में बुजुर्ग उस दौर की कहानियां सुनाते हैं। कैसे घर के सारे बर्तन बेच दिए गए, फिर भी अनाज नहीं मिला। कैसे लोग अपने परिवार को जिंदा रखने के लिए बेतरतीब चीजें खाने लगे। कैसे लाशों को उठाने वाला भी नहीं बचा था। ये कहानियां चर्चिल के चेहरे पर लगे उस महानायक के मुखौटे को चीरकर फेंक देती हैं। विजेता नहीं, हत्यारा। चर्चिल ने नाजियों को हराया, लेकिन उसने ब्रिटिश साम्राज्यवाद का असली चेहरा भी दिखाया, जहां सभ्यता के नाम पर सत्ता, लूट और जानलेवा नीतियां लागू की जाती हैं। उसकी नज़र में भारत कोई देश नहीं था, बस एक संसाधन, एक गोदाम जिसे ब्रिटेन की भूखी मशीन को खिलाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। इतिहास के पन्नों में उसका नाम महान लिखने वाले भूल जाते हैं कि बंगाल की मिट्टी में आज भी 3 मिलियन आत्माओं की चीत्कार गूंजती है। और वो चीत्कार कहती है, हम भूख से मरे ताकि वह अपनी युद्ध की जीत मना सके। यह जीत नहीं, नरसंहार था। अध्याय 16, किंग लियोपोल्ड द्वितीय, कांगो का नरसंहार। इतिहास में कुछ नाम इतने खून से लथपथ हैं कि उन्हें पढ़ते ही ज़मीर कांप उठता है। बेल्जियम का राजा किंग लियोपोल्ड द्वितीय ऐसा ही एक नाम है, एक ऐसा शासक जिसने सत्ता के अहंकार और धन की भूख में पूरे एक देश को अपनी निजी जागीर बना लिया। उसने कांगो के जंगलों को सभ्यता देने का ढोंग किया, लेकिन असल में उसने वहां इतिहास के सबसे भयानक औपनिवेशिक नरसंहारों में से एक को अंजाम दिया। सभ्यता के नाम पर गुलामी। 19वीं सदी के अंत में अफ्रीका को यूरोपीय शक्तियां अपना बांट रही थीं। लियोपोल्ड ने चतुराई से दावा किया कि वह मध्य अफ्रीका में मानवता की सेवा करेगा, गरीब अफ्रीकियों को शिक्षा, धर्म और सभ्यता देगा। लेकिन उसके असली इरादे काले थे। वह रबर और हाथी दांत के अपार भंडार पर कब्जा करना चाहता था। 1885 में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन से उसने कांगो को अपने व्यक्तिगत स्वामित्व में ले लिया,
ध्यान रहे, यह बेल्जियम का उपनिवेश नहीं था, बल्कि एक राजा की निजी संपत्ति। उसके लिए कांगो के लोग मनुष्य नहीं, मशीन के पुर्जे थे, जो जब तक काम करें ठीक, वरना फेंक दिए जाए। रबर की दहशत। 20वीं सदी की शुरुआत में दुनिया में रबर की मांग बढ़ी। लियोपोल्ड ने कांगो के गांव-गांव में कोटा तय कर दिए, हर आदमी को एक निश्चित मात्रा में रबर इकट्ठा करना होगा। अगर कोई कोटा पूरा न कर पाए, तो सजा थी कोड़ों की मार, अंगभंग या मौत। सबसे भयावह आदेश था, हर मारे गए व्यक्ति का सबूत लाओ, उसका कटा हुआ हाथ। ब्रिटिश मिशनरियों की रिपोर्टों में लिखा है कि सैनिकों ने जिंदा लोगों के हाथ काटकर भी गिनती पूरी की, ताकि गोलियों की बर्बादी का हिसाब मिल सके। लाखों मौतें। इतिहासकार मानते हैं कि लियोपोल्ड के शासनकाल में 1 करोड़ से अधिक कांगोवासी मारे गए, भूख, बीमारियों, यातनाओं और सीधी हत्या से। पूरा देश एक खूनी मजदूरी शिविर बन चुका था। गांव के गांव वीरान हो गए। माएं अपने बच्चों को जंगल में छुपातीं, ताकि वे सैनिकों के हाथों से बच सके। नदियां लाशों से भर गईं और हवा में सड़न की गंध हमेशा रहती थी। झूठा नायक। यूरोप में लियोपोल्ड को मानवता का संरक्षक कहा जाता था। अखबारों में उसकी तस्वीरें छपतीं, एक सभ्य, दयालु राजा की तरह। लेकिन कांगो के बच्चे, जिनके माता पिता को रबर न देने पर मार दिया गया, उसके इस झूठे चेहरे को जानते थे। उनके लिए वह कोई राजा नहीं, बल्कि मौत का सौदागर था। सत्ता और विजय की असलियत। लियोपोल्ड ने कोई युद्ध जीतकर कांगो नहीं लिया, उसने चालाकी, राजनीति और लालच से इसे कब्जा किया। लेकिन उसका शासन भी किसी युद्ध से कम नहीं था। यह एक निरंतर, धीमा नरसंहार था, जहां हर दिन किसी न किसी का खून बहता था। वह हर टन रबर, हर हाथी दांत के टुकड़े के साथ इंसानों की हड्डियों और आंसुओं को भी यूरोप भेजता था। क्या यह महानता है? पश्चिमी इतिहास की किताबें आज भी उसे सिर्फ एक राजा, एक प्रशासक के रूप में लिखती हैं। लेकिन अगर सत्ता पाने और बनाए रखने के लिए आप लाखों लोगों की हत्या करें, उनकी जिंदगी छीन लें, तो यह महानता नहीं, यह रक्तपात की विरासत है। लियोपोल्ड ने कांगो को लूटा, लोगों को मारा, और जब दुनिया ने उसकी करतूतों पर उंगली उठाई, तो उसने अपने अपराधों के सबूत जलवा दिए। लेकिन जलती आग से उठता धुआं आज भी अफ्रीका के आसमान में है। कांगो की गवाही। आज कांगो के बुजुर्ग अपने बच्चों को बताते हैं कि कैसे सफेद राजा आया और उनके गांव की सारी खुशियां, सारी जिंदगी निगल गया। उनकी आंखों में वो दर्द है जो पीढ़ियों तक मिट नहीं सकता। यह अध्याय इतिहास को याद दिलाता है, विजेता शब्द सिर्फ जीत को नहीं, बल्कि उस जीत की कीमत को भी याद रखता है। और अगर वह कीमत इंसानों का खून है, तो जीत का जश्न नहीं, उसकी निंदा होनी चाहिए। अध्याय 17 पोल पॉट, कंबोडिया के किलिंग फील्ड्स। सत्ता। यह वह जहर है जो इंसान के दिमाग में घुसकर उसे अपनी ही प्रजा का दुश्मन बना देता है। पोल पॉट इसका सबसे भयानक उदाहरण है, एक ऐसा शासक जिसने जनता की क्रांति और बराबरी का नारा देकर कंबोडिया को आजाद और समृद्ध करने का वादा किया, लेकिन कुछ ही सालों में अपने देश को एक विशाल कब्रिस्तान में बदल दिया। क्रांति का वादा, तबाही का रास्ता। 1975 में जब पोल पॉट और उसकी पार्टी खमेर रूज ने सत्ता संभाली, तो उन्होंने घोषणा की, हम एक नया कंबोडिया बनाएंगे जो किसान आधारित होगा, जहां सब बराबर होंगे। लेकिन बराबरी का उसका मतलब था शहरों को खाली करना,
शिक्षित लोगों को दुश्मन मानना, धर्म, संस्कृति और परंपरा को मिटा देना। पहले ही हफ्ते राजधानी प्नोम पेन से लाखों लोगों को पैदल गांवों की ओर भगा दिया गया। बूढ़े, बीमार, बच्चे, किसी की हालत पर रहम नहीं। जो रास्ते में गिरा वही मर गया। जाति, वर्ग और विचारधारा के नाम पर हत्या। पोल पॉट का मानना था कि देश का दुश्मन बाहर नहीं बल्कि अपने ही लोग हैं। शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर, व्यापारी, यहाँ तक कि चश्मा पहनने वाला व्यक्ति भी पढ़ा लिखा दुश्मन मान लिया जाता था। उसने पूरे देश को मजदूरी शिविर में बदल दिया। दिन रात खेतों में काम, न खाना न दवा, जरा सा विरोध और सीधी मौत। लोगों को गोलियों से मारना महंगा पड़ता था, इसलिए कुल्हाड़ियों, हथौड़ों, बांस की लाठियों से कत्लेआम किया जाता था। बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया ताकि भविष्य का खतरा खत्म हो जाए। किलिंग फील्ड्स, मौत के खेत। कंबोडिया के गांव-गांव में हजारों सामूहिक कब्रें बनी, जिन्हें आज दुनिया किलिंग फील्ड्स कहती है। यहाँ धरती के नीचे हड्डियां हैं, ऊपर सूखे खून के धब्बे और बीच में हवा में गूंजती पीड़ा। माँ की, जो अपने बच्चे को बचा न सकी। बाप की, जो मजबूरी में अपने परिवार की लाशें खुद दफनाता था। इतिहासकार मानते हैं कि 1975 से 1979 के बीच लगभग 20 लाख लोग, कंबोडिया की 1/4 आबादी, पोल पॉट की नीतियों से मारे गए। ये लोग किसी युद्ध में नहीं बल्कि अपने ही शासक की महत्वाकांक्षा और पागलपन में मरे। विजय की असली कीमत। पोल पॉट ने कभी कोई विदेशी युद्ध नहीं जीता, कोई साम्राज्य नहीं बढ़ाया। उसकी विजय थी अपने देश के लोगों को अपने ही खेतों में अपने ही हाथों से मरवाना। तो क्या यह महानता है? क्या एक शासक जो अपने देश की 1/4 आबादी को मार डालता है, उसे इतिहास में नेता कहा जा सकता है? अगर यही नेतृत्व है तो यह शब्द गाली है। झूठा गौरव, असली खून। पोल पॉट ने अपने कार्यों को राष्ट्र के पुनर्निर्माण का नाम दिया, लेकिन यह पुनर्निर्माण नहीं था। यह सभ्यता का विनाश, इंसानियत का कत्ल और इतिहास का सबसे काला अध्याय था। आज भी कंबोडिया की मिट्टी में वो चीखें दबी हैं। हर बरसात में कब्रों से हड्डियां बाहर आ जाती हैं, जैसे धरती खुद इस पाप को छुपा नहीं पा रही हो। इतिहास का सबक। यह अध्याय हमें फिर याद दिलाता है, सिर्फ सत्ता पाना या जीतना किसी को महान नहीं बनाता। महानता इंसानियत में है, और जो इंसानियत को कुचलकर सत्ता के सिंहासन पर बैठता है, वह राजा नहीं, जल्लाद है। अध्याय 18। सलादिन, धार्मिक नायक या प्रतिशोधी योद्धा। इतिहास ने सलादिन को अक्सर एक महान मुस्लिम योद्धा और धर्म रक्षक के रूप में पेश किया है। एक ऐसा नेता जिसने क्रूसेड्स में ईसाई सेनाओं को हराया और यरूशलेम को वापस इस्लामिक शासन के अधीन किया। लेकिन हमें पूछना चाहिए, क्या यह महानता है? या यह भी वही सत्ता की कहानी है जहां लाखों निर्दोष लोगों का खून बहाकर एक सिंहासन सजाया गया? धर्म के नाम पर सत्ता की भूख। सलादिन 1137 से 1193 की छवि एक उदार और न्यायप्रिय शासक की बनाई गई। लेकिन इतिहास के पीछे छुपा सच यह है कि उसकी सारी महत्वाकांक्षा एक ही दिशा में थी, धर्म और सत्ता को जोड़कर एक विशाल साम्राज्य बनाना। उसने सीरिया, मिस्र, यमन और इराक के हिस्सों को अपने झंडे के नीचे लाने के लिए कई युद्ध लड़े। ये युद्ध किसी आत्मरक्षा के लिए नहीं थे, ये विस्तार के लिए थे, कब्जे के लिए थे
और उन पर पवित्र जिहाद का लेबल चिपकाया गया था। यरूशलेम की लड़ाई जीत की असली कीमत। 1187 में सलादिन ने यरूशलेम की घेराबंदी की। ईसाई सेनाओं को हराने के बाद शहर में जो हुआ वह विजय के साथ साथ प्रतिशोध भी था। हजारों ईसाई सैनिकों को कत्ल कर दिया गया। कई नागरिकों को गुलामी में बेच दिया गया। जो बच गए उन्हें भारी फिरौती चुकानी पड़ी और जो फिरौती नहीं दे सके उन्हें मौत या गुलामी मिली। हाँ, क्रूसेडर्स ने पहले मुसलमानों पर अत्याचार किए थे, लेकिन क्या किसी और के पाप का बदला निर्दोष जनता से लेना इंसानियत है? प्रतिशोध का चक्र। सलादीन की जीत ने क्रूसेड्स को खत्म नहीं किया, बल्कि उसने और खून बहाने का दरवाजा खोल दिया। उसकी धार्मिक विजय ने यूरोप के ईसाई देशों को और भड़काया, जिससे अगले कई दशकों तक नए क्रूसेड्स हुए। यानी एक आदमी का प्रतिशोध लाखों के लिए मौत का कारण बन गया। शासक का चेहरा, जल्लाद की छाया। सलादीन की दरियादिली के किस्से सुनाए जाते हैं। कैसे उसने कुछ बंदियों को छोड़ दिया, कैसे उसने रिचर्ड द लायनहार्ट के साथ समझौता किया। लेकिन क्या कुछ उदार कार्य लाखों मौतों का संतुलन बना सकते हैं? सोचिए, कितने बच्चे इन युद्धों में अनाथ हुए? कितनी औरतें अपने पति, बेटों, भाइयों की लाशें खोजती रहीं? कितने किसान अपने खेत छोड़कर भागे, कभी न लौटने के लिए? ये लोग सलादीन के महान योद्धा बनने की कीमत चुकाने वाले गुमनाम चेहरे थे। विजेता नहीं, हत्यारे थे ये। सलादीन की विजय का मतलब था रक्त से सनी गलियां, लाशों से भरी सड़कों पर मंडराती चीलें और जलते हुए घरों से उठता धुआं। उसकी तलवार ने दुश्मन ही नहीं बल्कि निर्दोषों के भी गले काटे। बस इतिहास ने उन चेहरों को किताबों से मिटा दिया। इतिहास का कठोर सच। महानता का पैमाना तलवार से जीते गए युद्ध नहीं हो सकते। कोई भी शासक, चाहे वह सलादीन हो, रिचर्ड हो या कोई और, अगर अपनी ताकत दिखाने के लिए लाखों बेगुनाहों का खून बहाता है तो वह नायक नहीं, खूनी है। सलादीन ने चाहे जितना धार्मिक पर्दा ओढ़ा हो, उसके पीछे सत्ता, अहंकार और प्रतिशोध का ही चेहरा था। अध्याय 19 ऑटोमन साम्राज्य और आर्मेनियाई नरसंहार। 20वीं सदी की शुरुआत। दुनिया बदल रही थी, लेकिन सत्ता की भूख नहीं। ऑटोमन साम्राज्य, जो कभी 3 महाद्वीपों में फैला था, अब पतन के कगार पर था। इस साम्राज्य के शासकों को अपनी पकड़ ढीली होती दिख रही थी और डर ने उन्हें वही रास्ता दिखाया जो सदियों से हर क्रूर सत्ता चुनती आई है, एक समुदाय को बलि का बकरा बनाना। राष्ट्रवाद का जहर और सत्ता का भय। 1915 में प्रथम विश्व युद्ध की आड़ में ऑटोमन शासकों ने आर्मेनियाई ईसाइयों को गद्दार और दुश्मन के साथी घोषित किया। ये लोग सदियों से वहीं रह रहे थे, खेत जोतते थे, दुकानें चलाते थे और अपने पड़ोसियों के साथ मिलजुल कर जीते थे। लेकिन सत्ता का खेल बदल चुका था। अब उन्हें खतरा बताया जाने लगा, ताकि जनता का गुस्सा असली समस्याओं की बजाय एक कमजोर समुदाय पर टूट पड़े। नरसंहार की योजना। ऑटोमन नेतृत्व, जिसमें कमिटी ऑफ यूनियन एंड प्रोग्रेस के नेता शामिल थे, ने आर्मेनियाई लोगों को खत्म करने का गुप्त फैसला लिया। फरमान जारी हुए और देखते ही देखते गांवों को घेर लिया गया। पुरुषों को गोलियों से भून दिया गया। औरतों, बच्चों, बुजुर्गों को रेगिस्तानों में जबरन मार्च कराया गया, जहां भूख और प्यास से वे दम तोड़ते रहे। खून और आंसुओं की नदियां। इतिहासकार मानते हैं कि 15 लाख से अधिक आर्मेनियाई इस नरसंहार में मारे गए।
सोचिए, एक माँ अपने बच्चे को गोद में लिए रेगिस्तान में चल रही है, सूरज की आग बरसती है, पानी एक बूंद नहीं, और रास्ते में उसके बच्चे की सांसें थम जाती है। एक बूढ़ा आदमी जिसने अपनी पूरी जिंदगी उसी मिट्टी में बिताई, देखता है कि उसके बेटे को उसके सामने मार दिया गया और उसकी लाश को दफनाने तक की इजाजत नहीं मिलती। क्या यही है राष्ट्र की रक्षा? युद्ध की आड़ में सफाया। ऑटोमन सत्ता ने कहा, यह युद्ध की जरूरत थी। लेकिन सच यह है कि यह युद्ध नहीं, यह संगठित हत्या थी। हथियारों से जितने मरे, उससे कहीं ज्यादा भूख, प्यास और ठंड से मारे गए, क्योंकि यही योजना थी पूरे समुदाय का अस्तित्व मिटा देना। सत्ता का असली चेहरा। शासक खुद महलों में रहते थे, रेशमी कपड़े पहनते थे और चांदी के प्यालों में शराब पीते थे। लेकिन वे सैनिकों को भेजते थे ताकि किसी निर्दोष किसान का घर जला दिया जाए, उसकी बेटी का अपमान किया जाए और उसकी जमीन छीन ली जाए, सिर्फ इसलिए कि वह दुश्मन जाति से था। क्या ये महानता है? किताबें कभी कभी कहते हैं यह इतिहास की मजबूरी थी, लेकिन मजबूरी नहीं थी, यह सत्ता का लोभ था। एक शासक जो अपनी गद्दी बचाने के लिए लाखों बेगुनाहों को मिटा दे, उसे क्या महान कहेंगे? अगर यह महानता है तो इंसानियत सबसे बड़ा हारने वाला है। खून के सिंहासन का सबक। ऑटोमन साम्राज्य अंत में बचा नहीं, वह ढह गया। लेकिन उसके पीछे छोड़ी गई कहानियां, रोते हुए बच्चे, रेगिस्तान में बिखरी हड्डियां और गांवों की खाली गलियां आज भी गवाही देती हैं कि सत्ता के लिए किया गया खून कभी सच में जीत नहीं लाता। विजेता की तलवार जितनी चमकीली दिखे, उसके नीचे उतना ही गहरा खून का दाग छुपा होता है। अध्याय 20। आधुनिक युग की युद्ध नायक, असल में हत्यारे। महानता के नकाब में छुपा खून। इतिहास अक्सर हमें कहानियां सुनाता है, फला नेता ने देश को युद्ध में विजय दिलाई, फला सेनापति ने दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर किया। पर इन चमकते शब्दों के पीछे एक अंधेरा है जो कभी स्कूल की किताबों में जगह नहीं पाता। लाखों निर्दोष लोगों का खून, टूटे घर और बर्बाद जिंदगियां। आज के युग में भी जब इंसान चांद और मंगल तक पहुंच चुका है, सत्ता का लालच और अहंकार उसी पुराने ढर्रे पर चलता है। फर्क बस इतना है कि अब तलवार की जगह मिसाइलें हैं, घुड़सवार सेनाओं की जगह ड्रोन हैं और युद्ध के मैदान पूरे के पूरे शहर बन गए हैं। राष्ट्रवाद का हथियार। आधुनिक शासक जानते हैं कि जनता को युद्ध के लिए तैयार करने का सबसे आसान तरीका है राष्ट्रवाद और डर का मिश्रण। टीवी पर भाषण होता है, हमारी सरहद खतरे में है, हमारे लोग असुरक्षित हैं, हमारे दुश्मन हमें मिटाना चाहते हैं। ऐसी बातें सुनते सुनते एक आम इंसान अपने पड़ोसी देश के लोगों को इंसान के रूप में नहीं, बल्कि दुश्मन के रूप में देखने लगता है। फिर एक दिन बम गिरते हैं, गोलियां चलती हैं और युद्ध शुरू हो जाता है। आधुनिक हीरो का असली चेहरा। कैमरे के सामने वे मुस्कुराते हैं, युद्ध की रणनीति पर गर्व से बात करते हैं और कहानियां गढ़ते हैं कि कैसे उन्होंने विजय हासिल की। लेकिन उस विजय की कीमत क्या होती है? एक बच्चे की लाश जो स्कूल जाते समय मिसाइल हमले में मारा गया। एक माँ जो अपने 3 बच्चों को मलबे में दबे देखने के बाद भी उनके शव नहीं निकाल पाती। एक बुजुर्ग जो अपने जले हुए घर के सामने खड़ा है और उसकी आंखों में सिर्फ राख और आंसू है। क्या ये तस्वीरें किसी महान नायक की विजय को सजाती हैं या किसी खूनी हत्यारे की हार को उजागर करती हैं? युद्ध की भाषा में मौत।
आज के शासक और सेनापति मौत को अलग अलग नाम देते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक, मानव ढाल, कोलैटरल डैमेज। इन ठंडे शब्दों के पीछे छुपी होती है इंसानों की चीखें, जलते हुए घरों की गंध और टूटे हुए सपनों का मलबा। जब एक बम गिरता है तो वह यह नहीं देखता कि कौन सैनिक है और कौन बच्चा। विजेता और हारने वाला दोनों की बर्बादी। एक देश युद्ध जीत भी ले तो क्या सच में जीतता है? जीतने वाले देश में भी हजारों जवान ताबूत में लौटते हैं। हारने वाले देश में भूख, बीमारी और विस्थापन के सिलसिले पीढ़ियों तक चलते हैं। और इन सब के बीच असली विजेता सिर्फ हथियार बेचने वाले और सत्ता में बैठे लोग होते हैं। क्या ये महानता है? अगर महानता का मतलब है दूसरे देश के लाखों लोगों की हत्या, उनके बच्चों के सपनों को चकनाचूर करना और उनके शहरों को कब्रिस्तान में बदल देना, तो यह महानता नहीं, यह मानवता की सबसे बड़ी हार है। वह नेता जो अपने देश के झंडे के नीचे राष्ट्रवाद के नारे लगाकर लाखों मौतों का जिम्मेदार बने, वह नायक नहीं, एक खूनी अपराधी है, चाहे इतिहास उसे कितने भी चमकदार नामों से क्यों न पुकारे। खून का आखिरी सबक। आधुनिक युग के ये युद्ध नायक और उनके विजय दिवस सिर्फ आने वाले इतिहास के लिए एक और अध्याय होंगे, जहां कोई पढ़ेगा कि किसने कितने मारे, किसने कितनी तबाही मचाई। और शायद एक बच्चा पूछेगा, अगर इतने लोग मारे गए थे तो इन्हें महान क्यों कहा जाता है? और यही सवाल इस किताब का मकसद है। विजेता नहीं, हत्यारे थे ये। अध्याय 21, समापन, महानता का असली पैमाना। महानता किसके लिए? इतिहास के पन्नों में हमने ऐसे नायकों के नाम पढ़े जिनके आगे महान, विजेता और रणनीतिकार जैसे शब्द जोड़ दिए गए। पर अगर गहराई से देखें तो पाएंगे कि इनका महान होना असल में दूसरों की मौत और बर्बादी पर टिका था। उनकी जीत का रास्ता फूलों से नहीं, लाशों के पहाड़ों और आंसुओं की नदियों से होकर गुजरा। सत्ता का अहंकार सबसे बड़ा हथियार। सत्ताधारी जानते हैं कि युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं जीता जाता, लोगों के दिमाग को हथियार बनाकर भी जीता जाता है। वे राष्ट्रवाद का झंडा ऊंचा करते हैं, जाति और धर्म के नाम पर लोगों को बांटते हैं और यह यकीन दिला देते हैं कि दुश्मन को मिटाना ही सबसे पवित्र काम है। पर सच यह है कि युद्ध में न कोई पूरी तरह विजेता होता है, न कोई पूरी तरह हारने वाला, बस पीड़ित होते हैं। लाखों जानों के बदले मिली विजय। किताब के पिछले अध्यायों में हमने देखा, किसी ने धर्म के नाम पर लाखों को मारा, किसी ने साम्राज्य विस्तार के लिए पूरे देशों को जला डाला, किसी ने अपनी विचारधारा थोपने के लिए अपने ही देश के लोगों को मौत के घाट उतार दिया। और अंत में इतिहास ने इनका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा, पर उन मासूमों का नाम कहीं दर्ज नहीं हुआ जिनके खून से ये अक्षर लिखे गए थे। महानता का असली पैमाना। अगर किसी नेता की विजय का मतलब है हजारों माताओं की गोद उजड़ना, बच्चों का अनाथ हो जाना, बूढ़ों का घर जलकर राख होना और पूरे समाज का डर और घृणा में डूब जाना, तो यह महानता नहीं, यह मानवता की कब्र पर रखी विजय पताका है। महान वह है जो युद्ध रोक दे, जो दुश्मन को मिटाने के बजाय उसे गले लगाए, जो सत्ता के लिए नहीं लोगों के लिए लड़े और जो जीत को खून से नहीं इंसानियत से मापे। इतिहास बदलने का समय। अब समय आ गया है कि हम इतिहास से यह झूठा पैमाना छीन लें।
जहां तलवार चलाने वाले को महान कहा जाता है और शांति लाने वाले को भुला दिया जाता है। सच यह है, एक हत्यारा, चाहे उसने कितने भी युद्ध जीते हों, महान नहीं हो सकता। और एक इंसान जिसने लाखों को बचा लिया, चाहे उसने एक भी युद्ध न लड़ा हो, वही असली नायक है। अंतिम संदेश। जब अगली बार आप किसी महान विजेता का नाम सुने, तो जरा सोचिए, क्या उसकी महानता लोगों की मुस्कान से बनी है या उनके खून से? क्योंकि आने वाले कल में असली इतिहास वही होगा जिसे इंसानियत लिखेगी, और उसमें विजेता नहीं, सिर्फ मानवता के रक्षक महान कहलाएंगे। दोस्तों, यह थी हमारी ऑडियो बुक खून के सिंहासन, इतिहास के झूठे महानायक। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें, और ऐसी ही सोच बदलने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सच सुनना और फैलाना हम सबकी जिम्मेदारी है। धन्यवाद, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।